हाँ जी दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू अवर क्लासेस। तो मेरे भाई, अपने को केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रह गए हैं। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रह गए हैं जो कि अपने को करना है, तो अपन इस वीडियो में निपटा देंगे। 8 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं। ठीक है भाई, क्या होता है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू? ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कुछ ऊपर केस स्टडी दे देंगे टाइम पास के लिए, कि तुम्हारा एग्जाम में टाइम वेस्ट हो, है ना। और नीचे तुमसे ये 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, एक दो, ये 3 4 5, ये 2 2 मार्क्स के आएंगे, है ना जी, 10 नंबर के आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। ओके, तो अपन इनको कर लेते हैं। आज 8 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज थे पास्ट अटेम्प्ट के, तो मैं लेके आ गया तुम्हारे सामने। तो अपन 8 के 8 निपटा लेते हैं, है ना। ठीक है, 8 के 8 निपटा लेते हैं, क्योंकि स्टडी मैट के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है। स्टडी मैट के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, सिर्फ पास्ट अटेम्प्ट के थे, तो अपन इनको निपटाते हैं। आपको अच्छा खासा इनमें एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा भाई, कि भाई कैसे अपने को केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस को निपटाना होगा, है ना जी। ठीक है, और इनमें ये जो केस स्टडीज दे रखी हुई हैं, इनमें अपने को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम में जब आएंगे आपके पास एमसीक्यूज, तो ऐसा नहीं बिल्कुल एक एक लाइन बिल्कुल, मिस्टर कियोन अ यंग एंटरप्रेन्योर हैविंग लीडरशिप क्वालिटी इज पैशनेट अबाउट सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हो। बिल्कुल नहीं घुस के पढ़ना है। जब तुम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आए, फटाफट पहले आंसर पे देखो, फटाफट पहले आंसर पे आ जाओ, फटाफट, कि भाई मेरे से ये आंसर्स बन रहे हैं क्या। कभी कभी क्या होता है, ऊपर ये ज्ञानबाजी के लिए चीजें दे देंगे, ठीक है, कि ये ऐसा ऐसा है कि तुम्हारा टाइम पास हो, टाइम वेस्ट हो, तुम अपना टाइम वेस्ट इसमें करते रहो, घुस घुस के इसको पढ़ो। और जब तुम ये नीचे के जब तुम क्वेश्चंस पढ़ो, ये तो ये इजीली तुम्हारी बुक की चीजें हो या फिर जनरल चीजें इधर उधर का दे रखा हो, तो तुम पढ़ अपने आप टिक करके कर लो, है ना। तो ऐसा मत करना। सबसे पहले ऐसे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आ जाए तो क्या करना है दोस्त, सबसे पहले इनके आंसर पे पहुंचो। द टर्म सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू, सस्टेनेबिलिटी का मतलब तुमने पढ़ा था, हाँ सर याद आया, बुक में पढ़ा था हमने, है ना। तो इस केस स्टडी से रिलेटेड चीजें नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट तुम कर सकते हो। तो सबसे पहले आंसर पे आ जाओ, है ना, बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट देखते हैं। द टर्म सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं लिख के भी रखा हुआ है चीज़ों को लेके। सस्टेनेबिलिटी मतलब मैंने तुमको बताया था भाई, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये 3 चीज़ों पे अपने को वर्क करना है। किया क्या करना है भाई, सोसाइटी इम्पैक्ट ना हो, उनके लिए कुछ ऐसे गलत मत करो, फ्रॉड वगैरह मत करो, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट मत करो, पॉल्यूशन वगैरह मत फैलाओ, और इकोनॉमी मतलब प्रॉफिट जनरेट करते रहो लॉन्ग टर्म में, इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, जो मैंने तुमको पहले भी पढ़ाया हुआ है ना। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या, एक मिनट। हम्म सस्टेनेबिलिटी का मतलब पर्सनल गोल होता है, पर्सनल गोल मतलब मैन पावर्स के ऊपर वर्क करना, ये होता है क्या? नहीं होता भाई। ठीक है, सोशल गोल है, हाँ जी मैं बोल सकता हूँ सोशल गोल है। ठीक है, तीसरा मार्केटिंग गोल का मतलब सेल्स से रिलेटेड चीज है। सस्टेनेबिलिटी सेल्स से रिलेटेड चीज नहीं है। फिर पर्सनल गोल का मतलब होता है इंडिविजुअल से रिलेटेड गोल। तो भाई मेरा आंसर क्या होना चाहिए? सोशल गोल। सस्टेनेबिलिटी का मतलब भाई सोशल गोल होगा, जिसमें हम हमारी सोसाइटी के बेनिफिट में काम करेंगे, मतलब फ्रॉड नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को भी बचाएंगे और इकोनॉमिकली हम ग्रो भी करेंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सोशल गोल, है ना, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये। ठीक है, पर्सनल गोल का मतलब भाई एम्प्लॉयज के फायदे के लिए कर रहे हो, मैन पावर के लिए कर रहे हो, मैन पावर से रिलेटेड चीज होगी। मार्केटिंग गोल मतलब तुम सेल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। पर्सनल गोल मतलब इंडिविजुअल के प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हो। तो ये तीनों आंसर तो यहीं पे नॉकआउट होगा, मेरा आंसर होगा सोशल गोल। सिंपल, 2 नंबर तुम्हारे यहाँ आ गए, बिना केस स्टडी को पढ़े। बिना केस स्टडी को पढ़े 2 मार्क्स तुम्हारे डन हो गए। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इथिक्स प्रैक्टिस डील्स विथ, इथिक्स प्रैक्टिस मतलब भाई अच्छी प्रैक्टिस करो। अच्छी प्रैक्टिस मतलब फ्रॉड मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ चोरी मत करो, अच्छे से काम करो। प्रैक्टिस का मतलब वही, जैसे सीए की प्रैक्टिस है भाई, तो गलत चीज अप्रूव मत करो, कि बिना देखे स्टॉक वेरिफिकेशन करना है या फिर किसी बैलेंस शीट वगैरह पे साइन करना है, तो बिना वेरिफिकेशन किए तुम गलत काम मत करो। इथिक्स प्रैक्टिस मतलब तुम जब कोई भी काम करो, अच्छे से काम करो, सीधे सच्चे तरीके से करो। तो इसका मतलब इथिक्स प्रैक्टिस डील किससे करती? गुड और एविल। गुड मतलब भाई अच्छा, एविल मतलब बुरा। गुड और बुरा को देख के करते हैं भाई, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा, सब चीज देख कर ही हम काम करेंगे, है ना जी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स मतलब क्या सच है क्या गलत है, ये सब चीजें देखकर हम काम करेंगे जी बिल्कुल। राइट और गुड, क्या सही है क्या अच्छा है, इन सब चीजों को देख के काम करेंगे। तो ऑल ऑफ दी अबव, ये 3 चीजों को देखेंगे, मतलब ऊपर की चीजें हैं, सही राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सच है क्या झूठ है, सब चीजों को देख के काम करेंगे। उसका मतलब इथिक्स प्रैक्टिस, इथिकल प्रैक्टिस करना, अच्छे से काम करना। तो इसका आंसर डी है, बिल्कुल सही। चलो तीसरे वाले पे आते हैं भाई।
द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, मैंने तुमको कहीं तो पढ़ाया था, कहीं तो पढ़ाया था कि जब तुम अपने ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर तुम टीम वर्क में काम करते हो तो एक बंदा होगा लीडर। कौन होगा दोस्त? लीडर होगा, जो कि इन्फ्लुएंस करेगा पीपल को, लोगों को डायरेक्ट करेगा, बेटा यहाँ काम करना है, मोटिवेट करेगा, डायरेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि इस दिशा में काम करना है, ऐसे काम करना है, ये करना है, उसको बोलते हैं लीडर। ये मैंने तुमको कहीं तो पढ़ा है। इन्फ्लुएंस करेगा पीपल को कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, तो उसको बोलते हैं लीडर। तो अपने को आंसर ए यही दिख गया, लीडर। ठीक है, लीडर का मतलब होता है भाई जो तुमको डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा, लिखा भी है मैंने। इन्फ्लुएंस भी करेगा भाई, आगे बढ़ो, मोटिवेट भी करेगा गोल की तरफ कि तुमको गोल को अचीव करना है, ये सारे काम करेगा लीडर। और मोटिवेशन का मतलब होता है भाई तुमको अंदर से पावर दी जा रही है भाई, हाँ काम करो काम करो काम करो, है ना। तीसरा है परसुएशन, परसुएशन मतलब कन्विंस करना, भाई ये काम कर लो ना यार, ऐसा काम कर लो ना यार, ये सही है, प्लीज इसको करो ना, उसको बोलते हैं परसुएशन। ठीक है, कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब भाई डेडिकेशन देना। ठीक है, तो हमारा आंसर है सिर्फ लीडरशिप। हमारा आंसर क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है? अपन इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को, आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होगा, है ना जी। ठीक है भाई, चलो आ जाओ फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है? डैश आर, यहाँ पे डैश है, आर रिसीव्ड बाय एंजल इन्वेस्टर इन एक्सचेंज फॉर द इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप। मतलब क्या बोला गया है? एंजल इन्वेस्टर है कोई, उसको अगर उसने कुछ स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। पैसे के रूप में हम बोल सकते हैं कंपनी के शेयर मिलते हैं। एंजल इन्वेस्टर है, उसको क्या मिलेगा? स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। तुमने शार्क टैंक इंडिया देखा है ना भाई? शार्क टैंक इंडिया में क्या बोलते हैं? मुझे 2% इक्विटी चाहिए, मुझे 5% इक्विटी चाहिए। वही 2 ना 5% इक्विटी, तो वो क्या होता है? कंपनी के शेयर्स ही तो होते हैं भाई। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट मिलती है वेरिएबल, ये तो नॉकआउट कर दिया। गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट एड मतलब हेल्प करना, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलती है, ये तो वैसे भी आंसर नहीं है। डिवेंचर्स एंड बॉन्ड मिलते हैं, ये नहीं होता भाई। डिवेंचर्स ऑन बॉन्ड का मतलब होता है लोन लेना। ठीक है, सिंपल। डिवेंचर और बॉन्ड्स अगर कोई भी लेगा तो उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसका अपना आंसर वैसे भी कंपनी का शेयर निकल के आने वाला है ना। चलो कम ऑन, आ जाओ, फोकस करो फोकस करो, सोने का नहीं है भाई लोग, आ जाओ, थोड़ा सा ही तो बचा है दोस्त मेरे। पहली केस स्टडी यहीं पे गम होने वाली, खत्म। कॉमन सेंस से करना था, तो फटाफट आ जाओ, सोने की जरूरत नहीं है, आ जाओ आ जाओ। ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप बिकॉज, ट्रैक्शन की जरूरत क्यों है? ट्रैक्शन क्यों चाहिए भाई? ट्रैक्शन का मतलब तुमको मैंने बताया हुआ था भाई कि जब अपना प्रोडक्ट हम मार्केट में उतारते तब उसमें इतनी वैल्यू होना चाहिए कि वो पैसा कमा सके, मतलब उस कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, सेल्स बढ़ा सके, लोगों को वैल्यू दे सके। कोई भी चीज़ की जब आप वैल्यू दोगे तो सामने वाला पैसा आपको देगा, उसको नीड लगेगी उस चीज़ की, है ना। तो ट्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ अ टैक्स एफिशिएंट। टैक्स से रिलेटेड चीज़ें कहाँ से आ गई, इसको तो यही नॉकआउट करो। दूसरा, इट हेल्प इन एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट से भी रिलेटेड कुछ भी नहीं, कुछ भी दे रहे हैं, यहाँ पे नॉकआउट किया। तीसरा है इट प्रोवाइड दैट बिजनेस इज वर्किंग एफिशिएंटली, ये मेरे को लग रहा है। ठीक है, एक बार चौथा भी पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी इन इफेक्टिव मैनर, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी, ऐसा तो कुछ भी नहीं, स्ट्रेटेजी वगैरह दे रहा है, ये तो नहीं है, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स दैट बिजनेस इज वर्किंग एफिशिएंटली, मतलब अगर मेरे बिजनेस में रैपिड लर्नर क्लासेस में ट्रैक्शन आ चुका है, दैट मीन्स मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं सामने वाले को वैल्यू दे रहा हूँ, सामने वाला पैसा देने को तैयार है, मेरी रीच अच्छी होती जा रही है, मैं ग्रो कर रहा हूँ। इस स्टेज में इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाने को तैयार होते हैं। तो मेरे आराम से जब ये केस स्टडी आएगी तो मेरे को 2-2 मार्क के क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन 10 नंबर यूं ही आ गए कॉमन सेंस से, या फिर अपन ने जो पढ़ाई किया है उससे, है ना जी। तो अब मेरे को ये केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। मिस्टर कियोनिक यंग एंटरप्रेन्योर है, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी हुई, पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, डायरेक्ट आंसर निकला। अगर अपने आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं तो मुझे केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, ये तुमको सिर्फ 10 सेकंड में पता पड़ जाएगा। कैसे? अपन आगे बढ़ेंगे। ये अपनी केस स्टडी नंबर 2 है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो। बिल्कुल अब दिख रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल दिख रहा है, जोर जोर से दिख रहा है भाई, जूम कर करके देख रहे हो। ये केस स्टडी दिसंबर 24 में आई थी, ठीक है भाई, आने दो। अब ये केस स्टडी नंबर 2 है, तो मेरे को ये टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले फटाफट मैं क्वेश्चंस देख लूँ, अगर मेरे से बन रहे तो मैं करूँगा। अ कस्टमर मस्ट पे अ रिकरिंग प्राइस एट रेगुलर इंटरवल फॉर एक्सेस टू प्रोडक्ट और सर्विस, मार्केट प्लेस मॉडल, ऑन डिमांड मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल,
प्रीमियम मॉडल, ये मैंने पढ़ाया है तुमको भाई लोग, तुमने पढ़ा भी है, तुमने ये चीज पढ़ी भी है ना, तुमने ये चीज पढ़ी भी है। क्या है भाई? मार्केट प्लेस मॉडल, ऑन डिमांड मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल और प्रीमियम मॉडल। अब कस्टमर मस्ट पे रिकरिंग प्राइस, कस्टमर तुमको रिकरिंग प्राइस दे रहा है। रिकरिंग मतलब नेटफ्लिक्स पे होता है क्या? नेटफ्लिक्स पे भाई मंथ स्टार्टिंग में तुमने 500 रुपए दिया, एक मंथ का तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है, मंथ एंड हो गया फिर से तुम रिकरिंग नेचर पे कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। अगर तुम पोस्टपेड सिम वगैरह लेते हो या फिर तुम जियो फाइबर वगैरह लगवाते हो, एयरटेल फाइबर लगवाते हो, पोस्टपेड बाद में पेमेंट देते, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पर भाई 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो तुमको रिकरिंग प्राइस देना हर 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, तो उसको भाई सब्सक्रिप्शन मॉडल बोलते हैं। हमारा पहला आंसर आ गया बिना केस स्टडी को पढ़े 2 मिनट के अंदर अंदर, है ना, 2 मिनट भी क्या 5 सेकंड में। द बिजनेस मॉडल कॉमनली यूज्ड बाय वीडियो गेम डेवलपर इज नोन एज, वीडियो गेम जो डेवलपर होते हैं कौन सा मॉडल यूज करते हैं? रीसेलर मॉडल, वर्चुअल गुड मॉडल। वर्चुअल गुड मॉडल, वीडियो गेम क्या है? मैंने कोई वीडियो गेम बनाया, वो एक सॉफ्टवेयर टाइप का है भाई, वीडियो गेम बनाया उसको बेच दिया, तो वो क्या है? वर्चुअल गुड्स है ना, वर्चुअल गुड मॉडल। आंसर हमारा वर्चुअल गुड मॉडल, सिंपल। तीसरा वाला क्या है? अंडर डैश बेसिस सर्विसेज आर ऑफर्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाइल कस्टमर्स need to bear significant cost for availing custom and advanced feature of services। प्रीमियम मॉडल, प्रीमियम मॉडल में क्या होता है? बेसिक चीजें फ्री में दे दी, एडवांस चीजें का पैसा ले लिया। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर टीचर्स बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में डाल दिए, रिवीजन लेक्चर्स फ्री में डाल दिए, जैसा कि मैंने भी किया हुआ है, और जो अपनी रेगुलर क्लासेस होती है उसके लिए पैसा ले लिया, है ना। सिंपल प्रीमियम मॉडल में यही होता है, कुछ चीजें फ्री में दे दो, सामने वाले को आदत लग जाएगी, फिर सामने वाला अपना एडवांस वर्जन ले लेगा, है ना। ठीक है भाई, चलो ये भी हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन पर आते। द मेन बेनिफिट ऑफ डैश मॉडल इज लोअरिंग द कॉस्ट टू एंड यूजर। एंड यूजर बोले तो कस्टमर को कॉस्ट कम लगेगी। कौन सा मॉडल होता है? ये होता है अपना डिसइंटरमीडिएशन मॉडल। इसमें क्या होता है? इसमें मेरे दोस्त डायरेक्टली फैक्ट्री से, या फिर बोल सकता हूँ होलसेलर, होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचता है। बीच में जो अपने रिटेलर हो गया, सप्लायर वगैरह, जो बीच के जो चिंदी चिंदी लोग हैं उनको हटा के डायरेक्टली अपन कस्टमर को पेमेंट, अपन कस्टमर को सामान बेचते हैं, तो इससे कॉस्ट कम आती है, तो इसको बोलेंगे डिसइंटरमीडिएशन मॉडल। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अपना आंसर है डिसइंटरमीडिएशन मॉडल, ठीक है। और ऑन डिमांड मॉडल क्या होता है दोस्त? ऑन डिमांड मॉडल जैसे भाई लॉन्ड्री की सर्विसेज, भाई तुम जब कपड़ा लेके आओगे तब मैं धोऊंगा, उसके बाद तुमको दूंगा, तब तुम पैसा दोगे, तो ये ऑन डिमांड मॉडल की भाई जब तुम आओगे, जब डिमांड आएगी तब हम काम करेंगे। और मार्केट प्लेस मॉडल, मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब होता है जैसे अमेजोन है, वो एक मार्केट प्लेस है, वहाँ इंसान अपने आप को रजिस्टर करेगा, वहां से सामान बेचेगा। या फिर नॉर्मल तुम्हारा मार्केट हो गया, तुम्हारा बस स्टैंड है, बस स्टैंड क्या है? नॉर्मल मार्केट है, वहाँ तुम अपनी चाय की गुमटी लगाओगे, वहाँ पे चाय बेचोगे तो पैसा आएगा। मार्केट प्लेस मॉडल की भाई मार्केट में जाके तुम अपना धंधा कर रहे हो, ठीक है। और रीसेलर मॉडल, रीसेलर मतलब होलसेलर से बाई करता है कौन? रिटेलर, फिर आगे बेचता है कस्टमर को, तो उसको बोलते हैं रीसेलर मॉडल, ठीक है। ऊपर किसी से बाय करो, आगे बेचो, उसको बोलते हैं रीसेलर मॉडल। तो हमारा आंसर है डिसइंटरमीडिएशन मॉडल। आ जाओ फिफ्थ वाला। द आइडिया बिहाइंड डैश इज टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कस्टमर एट देयर रिक्वेस्ट। कस्टमर की रिक्वेस्ट पर हम सर्विसेज देते हैं। अब भी बताया ऑन डिमांड मॉडल, कस्टमर बोलेगा तब सर्विस देंगे, जैसे कि लॉन्ड्री की सर्विसेज, कस्टमर कपड़े लेके आएगा, फिर मैं धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा, जो भी धोता होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑन डिमांड मॉडल। तो मेरा बिना केस स्टडी पढ़े क्वेश्चन के आंसर्स निकल गए, हमारा टाइम बच गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा केस स्टडी क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म ट्रैक्शन रेफर्स टू, ट्रैक्शन मैंने समझा दिया। द टर्म ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिमांड, डिमांड का इंडिकेशन आ रहा है, नहीं भाई नहीं। गेटिंग अटेंशन, नहीं भाई नहीं। डेमोन्स्ट्रेट रिस्क, डेमोन्स्ट्रेट रिस्क विस्क से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है। चौथा इनिशियल प्रोग्रेस, हाँ जी ये अपना आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो ट्रैक्शन के अंदर अगर अपने को बेस्ट आंसर चूज करने को बोले, अगर मैं चलो ऊपर ऊपर से भी लेके जाता हूँ, अपने को नॉकआउट भी करना है और बेस्ट आंसर निकालना है। हमेशा ध्यान रखना अपना जो एमसीक्यू अब जब तुम करोगे, कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज आएंगे कि कुछ 30% ओके है,
कुछ 40% ओके, कुछ है भाई 100% ओके। मतलब अपने को बेस्ट से भी बेस्ट आंसर निकाल के इनको देना है कि भाई ये भी अपने को आंसर लग रहा है और ये भी लग रहा है, लेकिन ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन में फिट होगा, समझना। तो उस हिसाब से काम करना होगा। कभी कभी एमसीक्यूज मिलेंगे क्योंकि तुम फाइनल लेवल पर हो। जब मैं सीए में था, ये फाइनल लेवल की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी ऐसे कभी कभी एमसीक्यूज आते हैं कि सबसे बेस्ट जो आंसर निकलना है वो बताना है अपने को, है ना। तो अब देखना ट्रैक्शन में क्या क्या चीज होती है भाई, क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिमांड। डिमांड की इंडिकेशन दिखती है, हाँ भाई मेरी इनिशियल प्रोसेस पे सामने वाला डिमांड भी करेगा अपने प्रोडक्ट की, तो ये भी अपने को लग सकता है कि ये भी हो सकता है। गेटिंग अटेंशन, हमारे प्रोडक्ट को अटेंशन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इस केस में थोड़ा थोड़ा अटेंशन अपने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट से, ठीक है। तीसरा भाई डेमोन्स्ट्रेट रिस्क, ये तो अपने को पहले से ही नॉकआउट कर दो, रिस्क विक्स से रिलेटेड चीज नहीं है। लेकिन जो इनिशियल प्रोग्रेस, ये है भाई 100% डेफिनेशन का पार्ट है। मतलब ट्रैक्शन में अपन घुसेड़ सकते हैं, डाल सकते हैं। इनिशियल स्टेज पर होता है मेरा स्टार्टअप, मेरा प्रोडक्ट, तो उसको अपन ट्रैक्शन बोलेंगे। तो ये मेरा आंसर होगा 100%। ये 30% है, ठीक है, ये 30% है। तीसरा वाला तो नॉकआउट करो। इनिशियल प्रोग्रेस को मैं डेफिनेशन में डाल दूंगा ट्रैक्शन की, तो अपना आंसर डी होगा। चार में से एक चूज करना है ना, ऐसा तो नहीं कि भाई ए वाला भी चूज कर लो, बी चूज कर लो और डी चूज कर लो, नहीं कर सकते ना। चार में से एक करना है तो बेस्ट वाला ये है, इसको चूज करूंगा मैं, है ना। ठीक है भाई, चलो। Which of the following is not an effective strategy for Mr. Keon to generate market traction? क्या बोला, अब ये थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव स्ट्रेटजी। कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है मिस्टर केओन के लिए। केओन अपना केस स्टडी में दे रखा हुआ है टू जनरेट मार्केट ट्रैक्शन। मार्केट ट्रैक्शन को जनरेट करने के लिए कौन सी बेस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। या तो अपन अपना कॉमन सेंस लगा लो तो अपन आंसर निकाल सकते हैं, नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो एक बार अपने को केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, तो अपन इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। बाद में अपन पढ़ेंगे तो इसका वेट करते हैं। मिस्टर क्योन कैन आइडेंटिफाई एंड टारगेट द आइडियल कस्टमर सेगमेंट बाय, ये भी अपने को नहीं समझ आएगा। ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट टू ऑल दी स्टार्टअप स्टेक होल्डर, इट इज पर्टिकुलरली, ये वाला अपन कर सकते हैं बिना केस स्टडी पढ़े, तो फटाफट ये वाला पढ़ लो, ठीक है। जो केस स्टडी वाले होंगे फटाफट अपन बाद में पढ़ेंगे। ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट टू ऑल दी स्टार्टअप टॉप स्टेक होल्डर, ठीक है। STOC के नहीं लिखा, स्टेक लिखना, STAC के स्टेक होल्डर है, ठीक है। क्या लिखा है, ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट टू ऑल दी स्टेक होल्डर, इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू, पर ट्रैक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपकी कंपनी में अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है और ट्रैक्शन अचीव कर रहा है आपका स्टार्टअप, तो आपके एम्प्लॉय भी खुश होंगे कि चलो ठीक है, मैं आगे के लिए टिका रहूंगा, स्टार्टअप चलेगा, बंद नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ट्रैक्शन सबके लिए, सभी स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट किसके लिए। तो पहला है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए नॉर्मली इसमें से भी चूज द सबसे बेस्ट वन, एम्प्लॉय के लिए ठीक ठाक है, ठीक है। दूसरा एंटरप्रेन्योर, तीसरा सोसाइटी, चौथा इन्वेस्टर। दूसरा एंटरप्रेन्योर इसके लिए भी है कि भाई ठीक है, ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। लेकिन तीसरा सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी ओके ओके। लेकिन चौथा इन्वेस्टर, ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर पैसा कब लगाएगा, जब आपकी प्रोडक्ट या फिर आपका स्टार्टअप ने ट्रैक्शन अचीव कर लिया हो। तो ये सबसे बेस्ट आंसर 100% वाला यही निकलेगा कि भाई इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रैक्शन अचीव कर ले स्टार्टअप, उसके बाद में आपके स्टार्टअप में पैसा लगाऊंगा, है ना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो इतना कुछ खास नहीं, उड़ा दो। आपको डाउट आ सकता है एंटरप्रेन्योर में और इन्वेस्टर में, इन दोनों में से एक कोई हो सकता है, अपने को एक चूज करना है चार में से। दो तो मैंने यहीं पे नॉकआउट कर दी, सोसाइटी को हटाओ, किसी काम का नहीं, ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई इनको इतना ज्यादा खास घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा भाई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी ठीक है, एक अभी इस स्टार्टअप में काम कर रहा है, बंद हो गया दूसरे में चला जाएगा, तो इसको भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा भाई अपना एंटरप्रेन्योर बच रहा है और अपना इन्वेस्टर बच रहा है। तो अब मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं, एंटरप्रेन्योर के अंदर एक क्लियर कट वो होता है भाई, उसको बिल्कुल पता होता है मेरा स्टार्टअप चलेगा चलेगा चलेगा, उसको 100% विश्वास होता है मेरा स्टार्टअप चलेगा चलेगा। ट्रैक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा डजंट मैटर, आज नहीं मिल रहा ट्रैक्शन, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिल रहा परसों मिल जाएगा, मैं उस पर मेहनत करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। ये एंटरप्रेन्योर का क्लियर माइंडसेट होता है। अगर उसको आगे ग्रो करना है जीवन में तो इसका क्लियर माइंडसेट होता है, ट्रैक्शन आज नहीं मिल रहा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिल रहा तो परसों मिलेगा, तो इसको मैं यहां से नॉकआउट करूंगा, क्योंकि इसको क्लियरली पता है ट्रैक्शन आज नहीं मिल रहा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा। लेकिन एक इन्वेस्टर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा प्राणी होता है, अगर तुम्हारे स्टार्टअप में
ट्रैक्शन नहीं मिल रहा तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मेरा मन फीका हो गया, मैं तो नहीं जा रहा तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैक्शन को अचीव करना। किसी भी स्टार्टअप ने ट्रैक्शन अचीव किया, इन्वेस्टर खुश होगा, वो हाथों हाथ तुमको पैसा देके जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर के लिए। एंटरप्रेन्योर के लिए क्यों नहीं होता इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि उसको पता है साला आज ट्रैक्शन नहीं अचीव कर पा रहा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, उसके बाद कर लूंगा, ठीक है। चलो फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला क्या है? व्हेन मिस्टर क्योन इज रेजिंग कैपिटल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, द अमाउंट ऑफ मार्केट ट्रैक्शन दैट यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इज, क्या लिखा हुआ है? मिस्टर क्योन जब अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसा लेते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली से पैसा लेते हैं, मतलब बूट स्ट्रैपिंग बोल सकता हूँ मैं, या फिर बोल सकता हूँ कि भाई इनिशियल स्टार्टअप कर रहा है, फैमिली से पैसा ले लिया उसने, बूट स्ट्रैपिंग ही, नॉर्मली बूट स्ट्रैपिंग ही बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ मार्केट ट्रैक्शन दैट यू कैन डेमोन्स्ट्रेट, कि हम कितना मार्केट ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। अगर एक स्टार्टअप छोटे लेवल पे मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं कितना ट्रैक्शन अचीव कर सकता हूँ, मैं जनरली बोल सकता हूँ, इनने बोला है लिमिटेड, कि भाई ठीक है लिमिटेड आप ट्रैक्शन आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि अगर छोटा मोटा स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया है और थोड़ी बहुत मार्केटिंग वगैरह कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ लिमिटेड ट्रैक्शन में अचीव कर सकता हूँ। ये थ्योरेटिकल बात इन्होंने बोल दी है और इनका आंसर है सी, लिमिटेड, कि भाई आप लिमिटेड ट्रैक्शन आप ले सकते हो। इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग, स्टेडी और स्टेडी, ठीक है, और वाइबल, ये तीन चीज भी दे रखी हुई है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि अगर आपने छोटा सा स्टार्टअप भी चालू किया, अगर आपने बूट स्ट्रैपिंग भी चालू किया हुआ है, तो भी आप ट्रैक्शन आप अचीव कर सकते हो, लिमिटेड नहीं स्ट्रांगली भी अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटे अमाउंट से पैसा स्टार्टअप स्टार्ट किया बहुत कम अमाउंट से और बहुत जल्दी ट्रैक्शन अचीव किया, बहुत जल्दी ग्रो किया। ये है प्रैक्टिकल बात, ये प्रैक्टिकली मार्केट में देखा जाता है। लेकिन ये चल रहा है बुक के हिसाब से कि भाई अगर एक जनरल सेंस में पूछा जाए कि तुम्हारे पास बहुत कम पैसा है तो कितना तुम ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो, तो बोले भाई लिमिटेड ट्रैक्शन हम अचीव कर सकते हैं। ये वही वाली बात हो गई, बुक्स में लिखा जाता है ना कि भाई एनवायरनमेंट को बचाना है, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, ट्री लगाओ ट्री लगाओ, आपको एनवायरनमेंट को बचाना है। वो किताब की बात है, किताब में ही बंद हो जाती है। और मेरे को अगर घर बनाना है तो 100 पेड़ गिराना है तो मैं गिरा के बना लूंगा, ये वाली स्थिति मार्केट में चलती है ना जी। किताब की बातें सोशल साइंस में तुमने पढ़ा होगा, है ना, पॉल्यूशन नहीं करना है, रिवर को गंदा नहीं करना, तो किताब की बातें किताब में खत्म कर दी जाती है। मार्केट जो चल रहा है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो चीज़ चल रही है वो चल रही है। तो ऐसा ही यहाँ पे है। अब इन्होंने बोला कि तुम बहुत कम पैसे से कितना ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो, भाई लिमिटेड, तो उन्होंने यहाँ लिमिटेड बोल दिया। लेकिन अगर मार्केट में बात करता हूँ तो भाई स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है, स्टडी मतलब होता है कंसिस्टेंट, मतलब कि भाई ठीक है नॉर्मल नॉर्मल ट्रैक्शन आता है। वाइबल मतलब मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो अगर प्रैक्टिकली बोलूँ तो चारों आंसर हमारे सही है, ABCD। और अगर अपन थ्योरेटिकली बुक के हिसाब से चलें तो ठीक है, जनरल सेंस में ये बोलना चाह रहे हैं ट्रैक्शन आप कितना अचीव करेंगे, नॉर्मली भाई लिमिटेड कर पाऊंगा, ठीक है। चलो मैंने 3 आंसर्स यहाँ पे फटाफट फटाफट निकाल लिए, मेरे 2 आंसर्स बचे हुए हैं। कौन कौन से आंसर बचे हुए भाई? सेकंड वाला बचा हुआ है, इसको अपन करते हैं ग्रीन कलर से। सेकंड वाला बचा हुआ है, थर्ड वाला बचा हुआ है। फटाफट आ जाओ, एक बार केस स्टडी पढ़ ले, फटाफट फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है। मिस्टर क्योन एक स्टार्टअप इज अ स्टार्टअप दैट इज डेवलप्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस, ठीक है भाई। मिस्टर क्योन करके बंदा एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लान, ये सारे फंड वगैरह का पूरा एक जगह देने वाले एक ऐप है। उसमें ही सब कुछ तुम्हारा म्यूचुअल फंड आ जाएगा, पेंशन फंड आएगा, सबका तुमको स्टेटस दिखेगा, कौन सा बाइक या कितना वैल्यू जा रही है, वो सब चीज़ ये एक ऐप बनाना चाह रहे हैं। द स्टार्टअप इज in operation for last 10 month but has a small growing user base for its ठीक है भाई 10 मंथ हो चुका है, छोटा बेस है इनका, ग्रो कर रही चीज है, ठीक है। however कंपनी इज स्ट्रगलिंग टू जनरेट मार्केट ट्रैक्शन अचीव नहीं कर पा रही है एंड इंक्रीज इट्स कस्टमर एक्विजिशन रेट। भैया अपनी कस्टमर को एक्वायर करने की जो रेट है, भाई कस्टमर ज्यादा एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैक्शन नहीं अचीव कर पा रहा है, ठीक है। द इनिशियल प्रोग्रेस ऑफ स्टार्टअप एंड द मोमेंटम इट बिल्ड्स as it grows clearly indicate that the product is viable and getting attention from target audience। मतलब इसको लग रहा है, मैंने तुमको अभी बताया ना, ये नीचे ये एंटरप्रेन्योर वाला, कि एंटरप्रेन्योर को तो लग रहा है भाई कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की दम है, ठीक है, अचीव कर रहा है, सब कुछ हो रहा है ना जी। तो वो ये ऊपर यही बोल रहा है कि भैया द इनिशियल प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्टअप एंड द मोमेंटम इट बिल्ड
as it grows clearly indicate that this product is viable and getting attention from the audience. इसको लग रहा है कि भैया मेरा प्रोडक्ट दमदार है, चल रहा है, अटेंशन मिल रहा है ऑडियंस से. सिंपल. ट्रैक्शन इज प्रूफ दैट समबडी वांट्स देयर प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेट मोमेंटम इन मार्केट एडॉप्शन. मतलब वो ट्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं. ट्रैक्शन एक प्रूफ होता है कि भाई मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की दम है. ठीक है. द मोर मार्केट ट्रैक्शन यू कैन डेमोन्स्ट्रेट, द लेस रिस्क देयर इज एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है भाई, जितना ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा उतनी कम रिस्क होगी इन्वेस्टमेंट की. ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. इस क्वेश्चन से अपने को इतना, अपनी जो क्वेश्चन स्टडी इससे अपने को इतना कुछ खास समझ नहीं आया. बस उन्होंने नॉर्मल बोला एक ऐप बना रहे हैं, ऐप बन चुकी है भाई, 10 महीने से इनकी ऐप चालू है, थोड़ा बहुत इनको ट्रैक्शन मिल रहा है. ठीक है. तो विच इज नॉट द फॉलोइंग इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर मिस्टर क्यून टू जनरेट द मार्केट ट्रैक्शन. कौन सी स्ट्रेटजी इफेक्टिव नहीं है जिससे वो मार्केट ट्रैक्शन अचीव नहीं कर पाएंगे. तो पहले वैल्यू प्रपोजिशन, मतलब आपको मार्केट में वैल्यू बनानी है, तो ये मेरा आंसर नहीं है. उन्होंने बोला कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है जिससे मैं अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकूं मेरे ऐप की. तो वैल्यू प्रपोजिशन मतलब वैल्यू आप क्रिएट करो, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा. दूसरा लिवरेजिंग इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर को बोलो कि मेरी ऐप का प्रमोशन करो, तो उससे तो वैल्यू क्रिएट होगी. तो ये भी मेरा आंसर नहीं है. इन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है, वो वाला आपने को चूज करना है. तीसरा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेंगे तो उससे मेरी वैल्यू क्रिएट होगी. तो ये भी मेरा आंसर नहीं है. तो 3 आंसर नहीं है, तो चौथा तो होगा, 100% होगा चौथा. क्या लिखा है? बिहेवियरल पैटर्न ऑफ टारगेट ऑडियंस. हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो टारगेटेड जो ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है, उसके बिहेवियरल पैटर्न को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सी ऐप चलाते हैं, कितनी देर में ऐप चलाते हैं, फाइनेंस की चीजें कितनी देखते हैं. तो ये सिर्फ होता है बेटा स्ट्रेटजी. तो हमारा आंसर है 4, सॉरी डी वाला. क्यों है? जब अपन बिहेवियरल पैटर्न देखते हैं किसी टारगेटेड ऑडियंस का, मान के चलो रैपिड लर्नर पे 10 लोग क्लासेस को देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं वो, मैं पूरा उनको रिसर्च करने पे लगा हुआ हूँ. जब मैं इन सब चीज़ों की रिसर्च करूंगा तो इसके पीछे रिसर्च के बाद में एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि आगे अपने को किस टाइप से, फ्यूचर में किस टाइप से काम करना है. तो ये जो बिहेवियरल पैटर्न हम सामने वाले का समझते हैं, कोई भी कंपनी बिहेवियरल पैटर्न अगर समझने की कोशिश कर रही है, बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर स्टडी कर रही है, दैट मीन्स वो आगे जाके कुछ स्ट्रेटेजी बनाएगी. तो ये मार्केट ट्रैक्शन अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी नहीं है, ये अभी के लिए मार्केट ट्रैक्शन अचीव नहीं कर रही है. ये सिर्फ स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम मार्केट ट्रैक्शन कैसे अचीव करेंगे. ठीक है. तो ये सिर्फ स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, ये स्ट्रेटजी का पार्ट होगा. ये कि मार्केट ट्रैक्शन जनरेट हो, इसका पार्ट नहीं है. इन्होंने पूछा है वो स्ट्रेटजी बता दो, वो स्ट्रेटजी बता दो जिससे ये बंदा क्यों मार्केट ट्रैक्शन अचीव ना कर पाए, मार्केट ट्रैक्शन जनरेट ना कर पाए. तो वो ये बिहेवियरल पैटर्न, क्योंकि बिहेवियरल पैटर्न अचीव करेगा, बिहेवियरल पैटर्न समझेगा, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएगा, स्ट्रेटजी बनाएगा कि कैसे जनरेट करना मार्केट ट्रैक्शन. तो बिहेवियरल पैटर्न एक क्या है भाई, एक रिसर्च है, उसके बाद स्ट्रेटजी बनेगी, उसके बाद अट्रैक्शन अचीव करेगा. ठीक है. जबकि इन तीनों में क्या लिखा हुआ है? वैल्यू प्रपोजिशन. आप वैल्यू बढ़ा दो ऑटोमेटिक आपका ट्रैक्शन मिलेगा. आप इन्फ्लुएंसर से एडवर्टाइजमेंट करा दो, आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिलेगी. वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करा दो तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिलेगी. तो ये चौथा वाला है. चौथा वाला बोलता है आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रैक्शन मिलेगा. ठीक है. तो अपना आंसर है 4 वाला, डी वाला. ठीक है. चलो भाई तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर क्योन कैन आइडेंटिफाई एंड टारगेट इट्स आइडियल कस्टमर सेगमेंट बाय. अपना कस्टमर सेगमेंट कहां से निकाल पाएगा? एनालाइजिंग टू आइडेंटिफाई लिखा होगा है, इसकी स्पेलिंग ठीक करना. एनालाइजिंग टू आइडेंटिफाई द की डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक. डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफिक का मतलब होता है तुम सामने वाले की एज, जेंडर, इनकम, लोकेशन, इस सब चीज़ों को चेक कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से है. ठीक है. उसके बाद उसको तुम एड्स वगैरह दिखाते हो, ये अपन रिसर्च वगैरह करते हैं. साइकोग्राफिक का मतलब होता है सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, क्या उसकी वैल्यू, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, क्या उसका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर कैसा है उस चीज़ का, वो सामने वाला कितनी औकात रखता है, कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकता है, ये रिसर्च का पार्ट होता है. ठीक है. तो सबसे पहले समझो क्या पूछना चाह रहा है वो, कैसे आइडेंटिफाई करें हमारे आइडियल कस्टमर्स कौन है, कि भैया कौन मेरी ऐप चलाएगा, है ना, कैसे आइडेंटिफाई करें. तो हम सबसे पहले क्या करें, एनालाइज कर रहे हैं हम डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक, सामने वाले को एज, नेचर, उसकी वैल्यू, ये सारी चीजें कर रहे हैं. दूसरा ये मेरे को आंसर लग रहा है कि भाई हाँ, हम सामने अपना जो आइडियल कस्टमर उसको समझने के लिए उसका पूरा बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसका नेचर समझते हैं. दूसरा बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी. अगर मैं अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना लूंगा तो क्या मैं अपने आइडियल कस्टमर पा सकता हूँ? नहीं भाई नहीं. ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने से आप कस्टमर अचीव नहीं करोगे. मैं बोलता हूँ अलग पांडे सर की ब्रांड है, लेकिन क्या वो सीएमए फाइनल का 20C पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते. तो ठीक है, तुम अपनी ब्रांड
बना लोगे लेकिन आइडियल कस्टमर नहीं निकाल पाओगे। तुम आइडियल कस्टमर नहीं हो अलग पांडे सर के, है ना, क्योंकि वो 20C नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, है ना। तो ब्रांड बनाने से तुम आइडियल कस्टमर्स नहीं ढूंढ पाओगे, तुम सिर्फ ब्रांड बनाओगे तो तुम बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो तुम्हारे किसी काम के भी नहीं है ना। जैसे कि तुम अलग पांडे सर के किसी काम के नहीं हो जब तक वो 20C या फिर CMA फाइनल नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो ब्रांड बनाने से कोई मतलब नहीं होगा। टारगेटिंग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बोले तो एड्स वगैरह चला रहे हो तो आइडियल कस्टमर भी आएंगे, नॉन आइडियल कस्टमर भी आएंगे, फोकट के लोग भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 20C के लिए मैंने ऐड डाला तो CMA फाइनल वाले बच्चे भी देख रहे हैं, इंटर वाले भी बच्चे देख रहे हैं, और वो जो ऐड CA वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो वो CA वालों के लिए तो किसी काम का नहीं है 20C, क्योंकि CMA फाइनल में है वो पेपर। तो आप डिजिटल मार्केटिंग करके आप आइडियल कस्टमर नहीं लेके आ सकते। और फिर है कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर एंगेजमेंट मतलब कि मैं बहुत देर तक कस्टमर को एंगेज करके रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मोटिवेशनल वीडियो दे रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा 3 घंटे का मास्टर में दे रहा हूँ, तो मैं कस्टमर से एंगेज हो रहा हूँ, तुम बच्चों से एंगेज हो रहा हूँ। लेकिन CMA फाउंडेशन, CMA इंटर का बच्चा मेरे किसी काम का नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि भाई मैं 20C उनको नहीं बढ़ा सकता, तुमको बढ़ा सकता हूं, तो वो मेरे आइडियल कस्टमर नहीं है। तो B, C और D तो मेरे ऐसे ही नॉकआउट हो गया। बचा A। एनालाइज कर रहा हूं और आइडेंटिफाई कर रहा हूं सामने वाले के डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक, मतलब मैं तुम्हारी एज, तुम्हारा नेचर समझ रहा हूँ, तुम CMA फाइनल में हो हाँ वो समझ रहा हूँ, क्या तुम ग्रुप 4 दे रहे हो वो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो ये सब आइडेंटिफाई कर रहा हूँ हाँ, उसके बाद तुम मेरे आइडियल कस्टमर बनोगे। तो मेरा आंसर A हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने 5 आंसर निपटा दिए। चलो और कुछ बचा है इसमें? कुछ भी नहीं बचा। 3 केस स्टडीज हो चुकी हैं हमारी। चलो चौथी केस स्टडी पे आता हूं मैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन अपन पढ़ लेते। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, इन स्ट्रेटजी मेकिंग व्हाट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिड GE मैनेजमेंट टीम फोकस ऑन। ठीक है, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रही इसमें। व्हेन जेफ इमेल्ट GE CEO ग्रीन इज ग्रीन, व्हाट डज इट मीन, ये भी नहीं समझ आ रहा अपने को। ठीक है भाई, तीसरे पे आ जाओ फटाफट। व्हाट स्ट्रेटजी डिड GE यूज टू मेजर द सक्सेस ऑफ इको इमेजिनेशन, ये भी नहीं समझ आ रहा अभी अपने को। चौथा भाई हाउ डिड, ये भी समझ नहीं आ रहा। दैट मीन्स अपने को एक बार केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। अब मुझे 10 सेकंड में समझ आ गया मुझे केस स्टडी पढ़ना है, तो मैं फटाफट रीड करूंगा, बहुत ज्यादा घुस घुस के नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर दी फॉलोइंग। ठीक है, बैक इन 2004, 2004 में चले जाओ। GE टॉप मैनेजमेंट, GE एक कंपनी है, उसका टॉप मैनेजमेंट की टीम है, वॉज गोइंग थ्रू एन एनुअल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है भाई, कोई कंपनी है 2004 में एनुअल प्लानिंग कर रही है। रिव्यू व्हेन द मैनेजमेंट टीम केम टू अ सडन रियलाइजेशन 6 of the company's core businesses were deeply involved in environmental and energy related product। इसके 6 कंपनीज है, 6 of the company's core business। इसके क्या है, कंपनी 6 बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, मतलब वो इन्वॉल्व है। अब आगे क्या पढ़ते हैं। what was particularly striking was that GE has initiated almost all of these project in response to request from its customer। कस्टमर की रिक्वेस्ट पे इन्होंने एनर्जी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट वगैरह इन्होंने बनाए हैं, या फिर जो कंपनी है 6 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो देखेंगे क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है। ठीक है, कस्टमर के कहने पे इन्होंने चालू किए। ठीक है, ऑन डिमांड आई हुई है। ठीक है, कस्टमर बोल रहा है तो हम कर रहे हैं। दे इनिशिएटेड अ डेटा गैदरिंग एफर्ट। ठीक है, दे मेड एन एफर्ट टू एजुकेट देमसेल्फ ऑन द साइंस बिहाइंड एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस इमिशन। ठीक है, क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या हुआ, डेटा वेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। कस्टमर ने बोला कि भाई अपने को इन्वायरमेंट पर फोकस करो, एनर्जी पे फोकस करो, इससे रिलेटेड तुम कुछ बनाओ, कुछ होगा, अपने को नहीं पता, अपन ने जितना पढ़ा उतने पे अपन ज्ञान दे रहे हैं अभी। ठीक है, आगे जो पढ़ेंगे समझ आएगा। तो इन्होंने क्या किया, रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट किया। एनर्जी, इन्वायरमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, CO2 निकालती है फैक्ट्री वगैरह, उन पे इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। ठीक है, एट द सेम टाइम GE talked to government officials and regulators to try and get a sense for where public policy might going। मतलब इन्होंने कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर वगैरह से बात की कि भाई पब्लिक की पॉलिसीज क्या होती है, कि वो अपन देखते हैं क्या है। ठीक है, दिस एक्सटर्नल रिव्यू लेड टू द कंक्लूजन दैट एनर्जी प्राइसेस वुड लाइकली टू इंक्रीज going forward, driven by rising energy consumption in developing nation and creating demand for energy efficient products। अब यहाँ पर चीज मुझे समझ आ गई, क्या बोल दी इस लाइन ने कि भाई अब ये कंपनी क्या कर रही है, 6 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, 6 चीजों पर काम कर रही है। सिंपल है, इन्वायरमेंट और एनर्जी से रिलेटेड। कि एग्जाम्पल देता हूँ डायरेक्टली कि भाई बिजली, लाइट की जो पर यूनिट जो रेट है वो बढ़ रही है। गवर्नमेंट से इन्होंने बात की, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर से, उन्होंने बोला आगे धीरे धीरे क्या हुआ, जो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है वो बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो
अभी जो कंपनी काम कर रही है सोलर एनर्जी उस पर काम कर रही होगी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उस पर काम कर रही है, एनर्जी सेविंग एलईडीज के ऊपर काम कर रही होगी, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पर ये काम कर रही है जिससे हम एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट बना सके। भाई ई बाइक बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, पहले ट्यूबलाइट्स आते थे या फिर जो बड़े 100 वाट के बल्ब आते थे उन्होंने छोटी छोटी एलईडीज में कन्वर्ट कर दिया जिससे एनर्जी सेव हो, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट पर ये काम कर रही है। ये चीज यहाँ से 3 लाइन में अपन को समझ में आ गई, ठीक है। तो कभी कभी देख मेरे दोस्त क्या होगा, तुम ये ऊपर की लाइनें तुमने ये ज्ञानबाजी तुमने पढ़ी, यहाँ तक तुमको बहुत सारी चीजें नहीं समझ आएंगी, भाई क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, बट ये होता है कि तुम पढ़ते जाओ चीज़ें अपने आप समझ आएंगी। मैं यहाँ पे टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर सको, समझ सको। अभी अपन चाहते करके निपटा देते, ठीक है, लेकिन ये 3 लाइन में अपन को समझ आया भाई एनर्जी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे, ई बाइक वगैरह बनाएंगे, सोलर प्लांट वगैरह से रिलेटेड कुछ ना कुछ करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहे हैं जिससे CO2 कम निकले भाई, ठीक है, और हाँ पब्लिक को बेनिफिट मिले, इनसे रिलेटेड ये वर्क कर रहे हैं। द टीम ऑल्सो सॉ टाइटर एनवायरमेंटल कंट्रोल इंक्लूडिंग गैप्स ऑन ग्रीन हाउस इमिशन एज ऑल बट इनएविटेबल, ठीक है, विच what emerged from these efforts was a realization that GE could build strong businesses by helping its customers to improve their energy efficiency and environmental performance. Thus was born GE Eco Imagination Strategy. Eco Imagination Strategy, Eco Imagination इसका मतलब है भाई environment friendly product बनाना स्टार्ट करना है, मतलब ये ऊपर लिखा हो ना एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ करो, जो हमारी बिजली है लाइट है उसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ करो और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, उससे रिलेटेड इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, क्या नाम है, इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी। फर्स्ट रोल्ड आउट इन 2005 द इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी कट अक्रॉस द बिजनेसेस, the corporate goal was broken into sub goals and handed down to the relevant businesses, ठीक है भाई, जो इनका कॉर्पोरेट गोल था, कॉर्पोरेट गोल ये भाई अपने को एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या बनाना है, अपने को एनवायरमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंट को बचाना है और एनवायरमेंट को बचाना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे और एनर्जी एफिशिएंट वाले प्रोडक्ट वगैरह बनाना है, इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी बनाना है। कॉर्पोरेट गोल को उन्होंने छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दिया जिससे अपने को कोई लेन देन नहीं है। परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल वॉज रिव्यूड, परफॉर्मेंस जो होगी भाई रिव्यू किया जाएगा ऑन द रेगुलर बेसिस पे, जो इनका गोल उनको अचीव करना है, तो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस वगैरह सबको रिव्यू किया जाएगा। और कंपनसेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव वॉज टाइड टू देयर एबिलिटी टू मीट दी गोल्स, ठीक है, उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा, जो अच्छा काम करेगा, जो गोल की तरफ बहुत आगे बढ़ेगा उनको कंपनसेशन दिया जाएगा एम्प्लॉइज को। द एफर्ट सून स्टार्टेड टू बियर फ्रूट्स, मतलब जो एफर्ट डाले गए थे उनका क्या बोलते हैं उसको, फल मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, सारी चीजें सही तरीके से जा रही हैं। दिस इंक्लूडेड अ न्यू जनरेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, मोर एफिशिएंट फ्लूरेसेंट एंड एलईडी बल्ब्स, अ न्यू जेट इंजन दैट बर्न 10% लेस फ्यूल, मतलब इन्होंने क्या हुआ एलईडी बल्ब्स बनाना स्टार्ट किया, जेट इंजन जो एरोप्लेन में यूज होता है इंजन वो यूज किया इन्होंने जिससे 10% कम फ्यूल खा रहा है। हाइब्रिड लोकोमोटिव दैट बर्न 3% लेस फ्यूल, मतलब ऐसे लोकोमोटिव बोले तो ट्रेन का जो इंजन है वो इन्होंने बहुत ऐसा बनाया एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है, इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया जिसपे 3% फ्यूल वगैरह कम लगा एंड पुट आउट 40% लोअर एमिशन देन इट्स इमीडिएट प्रेडिसेसर, ठीक है भाई। लाइट वेट प्लास्टिक टू रिप्लेस द स्टील्स इन कार के अंदर एक लाइट वेट प्लास्टिक बना दी, स्टील्स का यूज होता था, स्टील का यूज कम हो, वो लाइट वेट प्लास्टिक का यूज हो, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इन्होंने बनाए। टेक्नोलॉजीज इन टर्निंग कोल इनटू गैस इन ऑर्डर टू ड्राइव इलेक्ट्रिक टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक जो टर्बाइंस चलते हैं इन्होंने क्या हुआ भाई, कोल वगैरह जहाँ यूज होता था गैस वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दिया, सिंपल। वाइल स्ट्रिपिंग मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम द टर्बाइन एग्जॉस्ट, मतलब CO2 कम करने की कर रहे हैं कोशिश भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेंटेन किया जा सके। बाय द एंड ऑफ इट फर्स्ट 5-year प्लान, 5 साल का प्लान था, GE हैज मेट एंड एक्सीडेड मोस्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल गोल्स, भाई 5 साल में इन्होंने अपने गोल्स अचीव कर लिए। डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट in 2008, not only did GE sell more than 20 billion worth eco product in 2010, according to management, these products were also among the most profitable in GE's portfolio। सिंपल है भाई, इन्होंने LED वगैरह बेचने स्टार्ट की, नए नए प्रोडक्ट लाए जिससे भाई एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े, ठीक है, और ये अच्छा खासा इन्होंने ग्रो किया, बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन स्ट्रेटजी मेकिंग व्हाट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिड GE मैनेजमेंट टीम फोकस ऑन व्हेन फॉर्मुलेटिंग द इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी,
किन किन चीजों पे इन्होंने फोकस किया? सिंपल, अडॉप्टिंग टू ग्लोबल एनर्जी रेगुलेशन। ग्लोबल एनर्जी रेगुलेशन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसे ग्लोबल एनर्जी रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बोला मेरे को अपनी केस स्टडी में। उन्होंने सिंपल बोला रेगुलेशन से रिलेटेड कि भाई गवर्नमेंट के ऑफिसर से जाके पूछे कि भाई आगे जाके एनर्जीज के रेट वगैरह क्या होंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई धीरे धीरे रेट्स बढ़ेंगे जिससे कस्टमर को दिक्कत आएगी, यही चीज बात हुई। रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ से मैंने नॉकआउट किया। दूसरा वाला पढ़ता हूँ, लिसनिंग टू एंड एड्रेसिंग कस्टमर की डिमांड फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड कुछ था? हाँ, यहाँ पे पढ़ा हुआ है मैंने। GE has initiated almost all of these project in response to request from its customer। कस्टमर की रिक्वेस्ट पर सारे प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किए। तो लिसनिंग टू एंड एड्रेसिंग कस्टमर की डिमांड फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट, ये मेरे को लग रहा है भाई, क्योंकि कस्टमर के बोलने पर इन्हें चालू किया और यहाँ पे लिखा भी है भाई कस्टमर के बोलने पर चालू किया प्रोजेक्ट। तीसरा, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, नए मार्केट में जाना है, ऐसा कुछ था, तो यहाँ पे मैंने यही नॉकआउट कर दिया। ये तो ऐसा कुछ नहीं बताया अपने को केस स्टडी के अंदर। फोकसिंग सोनली ऑन इंटरनल बिजनेस कैपेबिलिटीज, इंटरनल बिजनेस कैपेबिलिटीज के ऊपर भी इन्होंने नहीं बात की कि मेरे एम्प्लॉइज बहुत अच्छे थे पहले से ही, वो प्रोडक्ट बना रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ बात की गई इंटरनली इन्होंने बिजनेस कैपेबिलिटीज पर कुछ बात की नहीं, तो मेरा आंसर बी है ना जी, कस्टमर की नीड पर हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई। ठीक है। व्हेन ज़ैफ इमेल्ट, ये ज़ैफ इमेल्ट ये नाम यहीं पे आया हुआ, ऊपर केस स्टडी में कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपने कॉमन सेंस का यूज करना, पूरी केस स्टडी पढ़ना और ये पूरे ये सब चीजें पढ़ने के बाद चीजों पे आना। ऐसा मत करना कि ज़ैफ ये बंदा कौन है, ढूंढ लूं ऊपर केस स्टडी में, मत ढूंढना, कंफ्यूज करने के लिए चीजें हैं बहुत सारी। ठीक है। तो जीई का सीईओ है शेष ग्रीन इज ग्रीन, व्हाट डज इट मीन? अब तुम ग्रीन इज ग्रीन ढूंढ लेना पूरी केस स्टडी में, कहीं है क्या ग्रीन इज ग्रीन? नहीं, कहीं भी नहीं है। ग्रीन इज ग्रीन कहीं भी नहीं दे रखा, तो ढूंढने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। सिंपल है, ग्रीन इज ग्रीन का वही मतलब एनर्जी को, एनवायरमेंट को बचाओ, एनर्जी को बचाओ, CO2 कम करो, उन्हीं से रिलेटेड बात कर दी इन्होंने। ठीक है। तो अब बताओ इससे रिलेटेड कुछ क्या है भाई? ग्रीन इज ग्रीन, इसका वो व्हाट डज इट मीन, वो मीन पूछ रहा है। इन्वेस्टिंग इन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट इज बोथ प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी। हाँ, ये हो सकता मेरा आंसर। क्या बोला? हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट में पैसा डालेंगे जिससे हम प्रॉफिट हमको मिलेगा और सस्टेनेबिलिटी भी मिलेगी। अब ये चीज मेरे को थोड़ा सा एक हिंट मेरे को कहाँ मिली थी दोस्त, अगर मैं तुमको बताऊं, ये नीचे वाले इसमें कि भाई 2008 में क्राइसिस वगैरह भी आया हुआ था, लेकिन इनका अच्छा खासा चला। देखो ये प्रॉफिटेबल कंपनी रही हुई है, क्राइसिस वगैरह आया उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अपने सेल किए हुए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट 2010 में बेचे हुए। ठीक है। और इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा था। ठीक है। तो ये वही चीज बोल रहा है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में तुम डालो पैसा, बहुत प्रॉफिट है और बेनिफिशियल है सस्टेनेबिलिटी के लिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब निरंतर बहुत टाइम तक ये ग्रो करेगा। ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है क्योंकि ये केस स्टडी से मिलता जुलता है। दूसरा है, इन्वेस्टिंग इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज इज कॉस्ट इनइफेक्टिव फॉर कंपनीज इन लॉन्ग रन। क्या बोल रहा है कि जब तुम ग्रीन टेक्नोलॉजीज में लगाते हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में पैसा लगाते हो, टेक्नोलॉजी में लगाते हो, तो कॉस्ट इनइफेक्टिव है, मतलब तुमको बहुत ज्यादा खर्चीला पड़ेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो यहीं पे नॉकआउट कर दिया इसको, ऐसा तो बात भी नहीं हुई है, हटा दो। द फोकस ऑन ग्रीन प्रोडक्ट लिमिट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि तुम ग्रीन प्रोडक्ट्स पर, मतलब जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है उस पर तुम अपना पैसा डाल रहे हो तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करता है, तुमको प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर ओनली बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट रीजंस नॉट फाइनेंशियली। मतलब क्या बोला कि इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है कि भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, बट फाइनेंशियली नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोलर पावर तुम सोलर का जो क्या बोलते हो उसको यार, सोलर प्लेट्स अपनी छत पे लगवा लो तो फाइनेंशियली भी तुमको सस्ता पड़ेगा ना। तो ये गलत लाइन बोला हुआ है कि भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, फाइनेंशियली तुम नहीं बेनिफिशियल होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट और जो चीज़ें होती हैं इको फ्रेंडली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं और चीज़ें काफ़ी सस्ती भी होती हैं, है ना। तो हमारा आंसर ए है। ठीक है। अपन ने 3 को नॉकआउट मार दिया। चलो तीसरा वाला देखते हैं। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड जीई यूज टू मेजर द सक्सेस ऑफ द इको इमेजिनेशन इनिशिएटिव। क्या बोला गया? कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की गई जिससे हमारा इको इमेजिनेशन इनिशिएटिव सक्सेस हो पाया? तो पहला बोला इंक्रीज मार्केट शेयर इन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ओनली। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के अंदर, सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के अंदर हमने मार्केट का शेयर बढ़ाया गया, ऐसा तो कुछ मार्केट शेयर से रिलेटेड बात नहीं हुई है। रेगुलरली रिव्यू ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस अगेंस्ट सस्टेनेबिलिटी गोल विद एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन टाइड टू अचीव द गोल। ये मेरे को ऊपर ही मिल गया, ये मेरे को मेरी केस स्टडी में ही दे रखा हुआ कि इन्होंने रेगुलरली रिव्यू किया अपने बिजनेस को। ये परफॉर्मेंस ऑफ द गोल वॉज रिव्यूड, रेगुलर बेसिस पे अपना रिव्यू किया गया, कंपनसेशन भी इन्होंने दिया गया। ठीक है। तो ये मेरे को यही मिल गया।
कि मेरी जीई की जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि हमने रेगुलरली रिव्यू किया हमारी परफॉर्मेंस को, ठीक है, और कंपनसेशन भी दिया गया। तो मेरा आंसर ये बी यहीं पे दिख गया मेरे को, ठीक है। अब आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है भाई। चौथा वाला क्या बोलता है, हाउ डिड जीई इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू इट्स ओवरऑल बिजनेस मॉडल। मतलब जीई जो इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी है वो कैसे अपने को सीएसआर में हेल्प करेगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है ना, कि लोगों की भलाई करना, ठीक है। बाय फोकसिंग ऑन चैरिटी ड्राइवन इनिशिएटिव विदाउट डायरेक्ट इम्पैक्टिंग इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, पहले क्वेश्चन सुन लो। इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है, कैसे सीएसआर के कॉन्सेप्ट को, एक मिनट, इनकॉर्पोरेट करना था कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसआर इनटू द ओवरऑल बिजनेस मॉडल। हाँ, कैसे इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी ने सीएसआर को इन्वॉल्व किया अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। अपने बिजनेस के अंदर इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी थी, उससे आपने सीएसआर को कैसे अपने इनकॉर्पोरेट किया, मतलब इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी का तुम यूज कर रहे हो, कैसे लोगों की भलाई कर पा रहे हो तुम, वो उन्होंने बोला। तो वाई फोकसिंग ऑन चैरिटी ड्राइवन इनिशिएटिव, तुमने कुछ चैरिटी ड्राइवन इनिशिएटिव चालू किया है क्या? नहीं, कि साहब फ्री में हम प्रोडक्ट बांट रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड, कोई भी एलईडी बल्ब फ्री में दे रहे हैं, कुछ चैरिटी वाला काम किया है क्या? नहीं, तो ये आंसर यही हटा दिया। बाय क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट सीएसआर प्रोजेक्ट दैट ऑपरेटेड सेपरेटली फ्रॉम द कंपनीज कोर बिजनेस यूनिट, हमने कुछ अलग से इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी वगैरह लगाई कि भाई चलो ये अलग प्रोजेक्ट है सीएसआर से रिलेटेड, ये सिर्फ भलाई के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं, उनका मेन प्रोजेक्ट था इन्वायरमेंट को बचाना है, प्रॉफिट भी कमाना है, फाइनेंशियली भी ग्रो करना है, और सामने वाले को जो जनता यूज करी उनके भी बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो सीएसआर प्रोजेक्ट अलग से सेपरेटली तो उन्होंने नहीं चलाया, इसको भी साइड रखो। तीसरा है बाय रिड्यूसिंग द कंपनीज डिपेंडेंसी ऑन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन एंड फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पर इन्होंने फोकस किया है क्या? नहीं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पर फोकस किया है। तो इन्होंने ये भी अपन नॉकआउट करेंगे, इन्होंने बोला कि ट्रेडिशन पे तुम फोकस करो, नहीं हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं। बचा चौथा, अब चौथा भी पढ़ लेते हैं, मेरे को तो आंसर यही लग रहा है। By aligning its business growth with environmental sustainability goal and engaging customers in eco-friendly solution, बिल्कुल करेक्ट। इन्होंने क्या बोला, इनकी जो बिजनेस की ग्रोथ थी, इनने इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी गोल, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए उसमें लगा दिया कि हमारा जो बिजनेस की ग्रोथ है वो कैसे होगी, इन्वायरमेंट को बचाते हुए होगी, और कस्टमर को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचेंगे, उनको कस्टमर को इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस भी देंगे। तो मेरा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना, मेरा आंसर डी हो जाएगा। सिंपल है भाई, सिंपल है। चलो अगला पढ़ो। व्हाट स्ट्रेटेजिक एलिमेंट was critical to GE Eco Imagination strategy and help it to align its business goal with its environmental initiative? क्या बोला क्या बोला, व्हाट स्ट्रेटेजिक एलिमेंट was critical to GE Eco Imagination strategy, कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जो टफ थे इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी के लिए और हेल्प करते हैं टू अलाइन इट्स बिजनेस गोल विद इट्स एनवायरमेंटल इनिशिएटिव। क्रिटिकल, अपने को कुछ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स बताना है, ठीक है, जो कि अपने को इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी में हमने जो यूज किए कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि अपने को अपने बिजनेस गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहे थे। हायरिंग एक्सटर्नल कंसल्टेंट टू ओवरसी द एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, नहीं हमने बाहर का कोई कंसल्टेंट हायर किया था क्या एनवायरमेंटल जो अपन इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट ले रहा है उसको चेक करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फोकसिंग सोली ऑन रिडक्शन एनर्जी कॉस्ट विदाउट कंसिडरिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को छोड़ा क्या अपन ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि हमने इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको छोड़ दिया, हम हमारा प्रोजेक्ट पर चल, हमारा काम चल रहा है, इन्वायरमेंट भाड़ में जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्राइंग एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन टू द अचीवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस गोल, ये मैंने पढ़ा है। क्या बोला, हमने कंपनसेशन दिया गया, क्यों? अचीव करने के लिए अपने परफॉर्मेंस गोल को, बिल्कुल आंसर मेरा सी है ना। हमने कुछ स्ट्रेटजी लगाई थी जिससे हमने इको इमेजिनेशन स्ट्रेटजी अचीव हो। क्या था भाई वो? भाई हमने कंपनसेशन देना स्टार्ट किया हमारे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, क्या किया हमने, हमारे एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा आंसर सी है। चौथा वाला भी पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडिंग इनटू कंप्लीटली न्यू मार्केट अनरिलेटेड टू इट्स कोर बिजनेस, ये कुछ भी नहीं, नए मार्केट में घुसे नहीं घुसे, ठीक है, आंसर मेरा सी है, ठीक है भाई। चलो केस स्टडी नंबर हम 5 स्टार्ट करते हैं, है ना जी, ठीक है भाई, 5 स्टार्ट करते हैं अपन। फटाफट पढ़ो, 5 वाली केस स्टडी दिखा दे रहा हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो तुम, क्या दे रखा हुआ है। फटाफट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग most accurately describe HP approach in achieving sustainability? What role HP core value? नहीं भाई समझ नहीं आ रहा। Concept of developing cross functional mostly align with this, ठीक है। अपने को इसमें
पढ़ना ही पड़ेगा, अपने को इसमें पढ़ना ही पड़ेगा केस स्टडी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी तुमको आंसर देना है 1 से लेके 5। ठीक है भाई, आ जाओ आ जाओ फटाफट। एचपी कंपनी, एचपी बोले तो अपनी जो एचपी है वो लैपटॉप्स आते हैं एचपी वाले, वही होगी। HP company being one of the world's largest IT company with quarterly revenue approximately 97.1 billion, ठीक है, डॉलर, in is able to maintain such a wonderful record through the sustainability, ये S लगा लेना, कुछ कुछ जगह S मिस हो गया, कुछ कुछ इस केस स्टडी में हुआ है। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर, ठीक है भाई, द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैज बी, ये बेनिफिटेड लिखना, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, है ना, benefited the company in so many ways that she has no other choice other than sustaining such record, ये record है, ठीक है। The gain competitive advantage has increased the company's revenue tremendously, ठीक है भाई, कंपनी क्या है, competitive advantage अचीव कर रही है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इसको मिलते चले जा रहे हैं हमेशा से, ठीक है, जिसके कारण इसका रेवेन्यू वगैरह सब ग्रो हो रहा है। इन ईयर 2006 HP रिकॉर्डेड मच बेटर रेवेन्यू ऑफ दिस अगेंस्ट राइवल, मतलब IBM कंपनी थी उसके अगेंस्ट में इसने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है, ठीक है, और IBM इतना इतना रेवेन्यू उसने जनरेट किया, मतलब कम किया उसने, ठीक है, वो कंपैरिजन दे रखा है, किसी काम के नहीं, नंबर्स हमारे अभी किसी काम के नहीं है, ठीक है। इन ईयर 2007 द एनुअल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी वाज जैक्ड अप टू $104 बिलियन टू बिकेम द फर्स्ट IT कंपनी रिपोर्टेड टू हैव अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन $100 बिलियन। इट डजंट स्टॉप हियर, ठीक है, मतलब उन्होंने वही चीज बोला, फिगर से रिलेटेड चीजें चल रही है, HP कंपनी भाई बहुत अच्छा काम कर रही है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल रहा है इसको भाई निरंतर। ये सस्टेनेबल का मतलब क्या भाई, पता है तुमको, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट दे रही है, इन्वायरमेंट को बचाते हुए, ठीक है, प्रॉफिट भी कमा रही है, सोसाइटी के अच्छे के लिए काम कर रही है, बुरे के लिए काम नहीं कर रही है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे रही है जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रह सके। तो ये भाई सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब अदर कंपनी नहीं दे पा रही है, ये इसका कंपटीशन में आगे बढ़ती जा रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है इसका काम। और यहां से स्टार्ट करते हैं, एक्विजिशन ऑफ द EDS इन 2008, ये HP कंपनी का, HP बोले तो जो अपने लैपटॉप वगैरह आते हैं वो उस कंपनी की बात कर रहे हैं। 2008 में एक EDS कंपनी थी, EDS का नाम था इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम कंपनी इसने सच में हायर की थी 2008 में, ये केस स्टडी सच्ची है। एक्विजिशन ऑफ EDS इन 2008, EDS कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम करके एक कंपनी थी, 2008 में HP ने इसको एक्वायर किया हुआ था, ठीक है, जिससे इसका रेवेन्यू बहुत बढ़ गया था, ठीक है, एक्वायर करने के बाद कंपनी आगे बढ़ी। ऑल दिस अचीवमेंट्स, ए लिखना यहाँ पे, अचीवमेंट्स का ए नहीं है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग इन द रेवेन्यू आर प्रोडक्ट्स ऑफ द गेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ठीक है भाई, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे रहा था, ठीक है। HP is able to achieve and sustain competitive advantages with her distinctive competencies. First of all, the company is committed to simplifying technology experience for all its customers के लिए सिंपल टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, छोटी छोटी नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं सिंप्लीफाइड वे में। लाइक तुम मोबाइल फोन है इजीली ऑपरेट कर पा रहे हो, लैपटॉप है इजीली चला पा रहे हो, क्यों चला पा रहे हो दोस्त, क्योंकि फ्रंट एंड इनका बहुत अच्छा है, चलाने के लिए चीजें बहुत कंफर्टेबली दे रही है उन्होंने, है ना, तो ये चीजें हम अच्छे से यूज कर सके, सिंपल उनमें दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है जी, ठीक है भाई, सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया, सिंपल करके दिया हुआ है तुमको। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल दी सर्विसेज रेंडर्ड रेंजिंग फ्रॉम प्रिंटिंग, पर्सनल कंप्यूटर, software services, IT infrastructure. This is very important since it assists in making virtually all the HP product usable by the intended user by putting the customer first. अब इतना पूरा मैंने कहानी पढ़ डाली, इसका सिंपल मतलब निकल रहा है, HP कंपनी थी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, अच्छा जा रही है, एनवायरमेंट को बचाते हुए अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही है, सिंप्लीफाइड वे में तुम तक प्रोडक्ट बेच रही है, लाइक कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तुमको दे रही है। इन्हें 2008 में कंपनी को एक्वायर भी किया हुआ था, ठीक है, वो सब चीज़ चल रही थी, किसी काम की इतना कुछ खास इनमें नहीं दे रखा हुआ, अपने MCQ के लिए नॉर्मल चीज़ मिलेगी, ठीक है। देयर इज नो वे वन कैन एनालाइज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ HP कंपनी विदाउट डिस्कसिंग दी HP की वैल्यू। मतलब क्या हुआ, इन्होंने पूरी केस स्टडी में अपनी ग्रोथ के बारे में बात कर दी, उन्होंने सिर्फ एक लास्ट में एक लाइन बोल दी कि इन्होंने जो भी चीज़ें ग्रो किया हुआ है, जो भी चीज़ ने अचीव किया हुआ है, जितना भी ग्रोथ किया हुआ है, इनने सिर्फ HP की वैल्यूज़ के कारण, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो इनको मिला है वो सिर्फ इनकी वैल्यूज़ के कारण मिला है, वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला। HP की वैल्यू इज एसोसिएटेड विद कंप्लीट एडरेंस
टू द वे और पाथ सेट अप बाय द फाउंडिंग एचपी लीडर। जो एचपी का लीडर था जिसने कंपनी चालू की, उसने कुछ वैल्यूज फिक्स की हुई थी, वैल्यूज बनाई हुई थी, उस वैल्यू के बेसिस पर ये ग्रो करते चले गए, सिंपल, ठीक है। अनदर वे by which the competitive advantage of HP is sought is through her concept of developing cross functional individuals। कंपनी ने क्रॉस फंक्शनल इंडिविजुअल्स बनाए हुए थे। मतलब सर कि अगर कोई भी बंदा, क्रॉस फंक्शनल इंडिविजुअल का मतलब होता है एक बंदा उसको मल्टीपल स्किल्स आती है। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं तुमको अकाउंट्स भी पढ़ा सकता हूं, मैं तुमको टैक्स भी पढ़ा सकता हूं, मैं तुमको 20C भी पढ़ा सकता हूं, तो मेरे पास मल्टीपल स्किल्स है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, एक अकाउंटेंट है जनरल सेंस में, उससे अकाउंटिंग भी करा लो, उससे आईटीआर भी फाइल करा लो, उससे ऑडिट भी करा लो, मतलब सील साइन नहीं लगाएगा, बाकी सारे काम कर लेगा, है ना जी। तो एक बंदा है ऑलराउंडर है, बोलते हैं ना ऑलराउंडर बंदा है कि सारे काम कर लेता है। तो इन्होंने क्रॉस फंक्शनल इंडिविजुअल्स रखे कि एक बंदे को हर 3 4 5 डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दे दो कि भाई जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है वहां जाके काम कर ले, है ना, सिंपल है। वही चीज उसको बोलते ऑलराउंडर होना, ठीक है भाई। तो इन्होंने क्रॉस फंक्शनल पर काम किया। ये सब पूरी कहानी इन्होंने दी हुई है। अपन आते पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एचपी का अप्रोच टू अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज आउटलाइंड इन दी केस स्टडी। केस स्टडी में इन्होंने सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया कि जो एचपी की जो वैल्यूज थी उसके कारण हमने इतना कोर कॉम्पिटेंसीज मिली, हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला कि हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे उससे बहुत ज़्यादा ग्रो करते गए। रीजन सिर्फ ये था उसकी वैल्यूज, सिर्फ वैल्यू, और इसके आगे कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो उन्होंने वही चीज पूछ लिया इस क्वेश्चन में कि कौन सी मोस्ट एक्यूरेट एचपी का अप्रोच था, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या अप्रोच था जिससे इन्होंने इतना सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिला इनको, ठीक है। तो पढ़ते हैं, अपने मन से अपने को अब आंसर देना होगा क्योंकि केस स्टडी में कुछ भी नहीं दे रखा। कॉस्ट कटिंग मेजर्स थ्रू आउटसोर्सिंग नॉन कोर फंक्शंस, ऐसा कुछ बोला कि हमने कुछ फंक्शंस को आउटसोर्स कर दिया, नहीं बोला। दूसरा बोला लिवरेजिंग कस्टमर्स सेंट्रिक इनोवेशंस एंड क्रॉस फंक्शनल वर्कफोर्स डेवलपमेंट। हाँ जी, वर्कफोर्स डेवलपमेंट इन्होंने बनाया, ठीक है। कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस भी इन्होंने की, नई नई टेक्नोलॉजीज का भी इन्होंने यूज किया। तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। तीसरा लिखा है हैवी इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज इन्होंने नहीं, तो यहाँ पे मैं नॉकआउट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे काट दिया, ठीक है भाई। चौथा क्या दे रखा हुआ है, फोकसिंग सोली ऑन हार्डवेयर सेल्स ग्रोथ एंड ग्रोथ थ्रू प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी से इन्होंने हार्डवेयर पर सेल्स स्टार्ट कर दी। तो ये चीज है क्या दोस्त मेरे, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी। क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए बी। क्यों, इन्होंने क्या हुआ है, कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशंस बनाना स्टार्ट किए, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इनोवेशंस करना स्टार्ट किए, और क्रॉस फंक्शनल वर्कफोर्स डेवलप की, क्रॉस फंक्शनल वर्कफोर्स डेवलप की लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज इन्होंने किया, तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। बट आपकी इंस्टीट्यूट में आंसर दिया गया है डी, फोकसिंग सोली ऑन हार्डवेयर सेल्स ग्रोथ थ्रू प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब ये केस स्टडी का पार्ट नहीं है, प्रैक्टिकली अपन जाए तो अलग मैटर है। अगर तुम केस स्टडी के हिसाब से देखोगे तो ये इसका आंसर होना ही नहीं चाहिए। इसका आंसर भाई मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। अब भाई एज पर केस स्टडी चलना है भाई, याद कर लेना इस चीज को। कभी एचपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई अगर ये पूछे फोकस कर रहे हो हार्डवेयर सेल्स पे, हाँ भाई हाँ, इसका आंसर यस 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 यस, फोकसिंग ऑन हार्डवेयर सेल्स ग्रोथ थ्रू प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसको याद करके रखना, जब भी तुम जाओ पेपर देने तो प्लीज इसको याद करके रखना। फोकस करेंगे हार्डवेयर की सेल पर, जो कि गलत है, मैं खुद बोल रहा हूँ गलत है, आंसर गलत है, गलत है, गलत है, बट अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को मजबूरी है डी पर आंसर टिक लगा के आना है, ठीक है। डी मतलब हार्डवेयर की सेल ग्रोथ है, उस पर फोकस किया गया। क्यों किया गया, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के कारण, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए भैया बी, ठीक है। अब तुमको लेकिन आंसर अपने को एग्जाम में यही लिखना होगा डी, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। What role do HP core values and adherence to founding principles play in its competitive strategy? HP जो core values अपने को इन्होंने जो बनाई हुई है, वॉट रोल डू कोर एचपी वैल्यू, अच्छा हाँ, क्या जो ये जो इन्होंने जो वैल्यूज बनाई हुई है, कोर जो वैल्यूज एचपी की जो वैल्यूज बनी हुई है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने को मिलने में कैसे रोल प्ले करा, ठीक है। तो दे फंक्शन एज गाइडिंग मैकेनिज्म टू अलाइन स्ट्रेटेजिक एक्शन विद अ कंसिस्टेंट विजन। विजन से रिलेटेड कुछ बात हुई नहीं, हटाओ इसको, ठीक है। दे आर यूज टू रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, इससे रिलेटेड भी कोई बात नहीं हुई, हटाओ इसको। तीसरा है दे आर अनरिलेटेड टू बिजनेस आउटकम बट सर्व टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, दे आर अनरिलेटेड टू बिजनेस आउटकम
एचपी की जो वैल्यूज थी जो उन्होंने बनाई थी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने को मिला, ठीक है। इससे इसके अलावा अपने केस स्टडी में कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा हुआ। तो दे आर अनरिलेटेड टू बिजनेस आउटकम, अनरिलेटेड टू बिजनेस आउटकम, बिजनेस आउटकम से अनरिलेटेड है, ठीक है। और सर्व करते हैं सर्व टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, ये हो सकता है 30-40% चांसेस दिख रहा है मेरे को। दे एक्ट प्राइमरली एज पब्लिक रिलेशन टूल टू इम्प्रूव ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज से रिलेटेड इन्होंने कोई भी बात नहीं की गई अपन से, इन्होंने अपनी ब्रांड इमेज पे बात की गई, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी कोई बात नहीं की गई। और दे फंक्शन एज गाइडिंग मैकेनिज्म टू अलाइन द स्ट्रेटेजिक एक्शन विद द कंसिस्टेंट विजन, विजन से रिलेटेड भी कोई बात नहीं हुई। तो मेरा आंसर सी होना चाहिए। दे आर अनरिलेटेड टू बिजनेस आउटकम बट सर्व टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, ये इसके कारण, सर्व टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, इसके कारण मैं आंसर रखूंगा सी, कि भाई बिजनेस आउटकम से रिलेटेड उन्होंने कोई भी बात नहीं की गई, उन्होंने सिर्फ बोला भाई हम एचपी की वैल्यू बनाएंगे, तो उन्होंने वैल्यू पे काम किया गया। सिंपल ये बोल रहे कि बिजनेस का आउटकम पे उन्होंने कोई बात नहीं की गई, इन्हें वैल्यू बनाई गई। हाँ, तो इसका आंसर मैं सी डाल दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ तीसरे वाले क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग क्रॉस फंक्शनल इंडिविजुअल मोस्ट क्लोजली अलाइन विथ विच स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिस कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब वो भाई क्रॉस फंक्शनल की बात कर रहे हैं। तो क्रॉस फंक्शनल में ये चार को ये दे रखा हो, इसका आप समझो। जॉब स्पेशलाइजेशन फॉर एफिशिएंसी, इन्होंने क्या पूछा भाई, भाई क्रॉस फंक्शनल इंडिविजुअल्स ये तुमने अपने कंपनी में लगा रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये तुम लगाते हो मोस्ट कॉमनली अलाइन विद दी, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ इसको अपन अलाइन करेंगे भैया, ये जो क्रॉस फंक्शनल स्ट्रेटजी है कौन सी स्ट्रेटजी के साथ तुम अलाइन करोगे। तो पहली चीज़ है जॉब स्पेशलाइजेशन, एक बंदे को सिर्फ स्पेशलाइजेशन दे रखा हुआ है कि भाई तेरे को ये काम करना है, तो स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है ये क्रॉस फंक्शन। क्रॉस फंक्शन मतलब मल्टी फंक्शनल आदमी है, तू बहुत सारे काम करेगा, तो जॉब स्पेशलाइजेशन पर नहीं है ये, ठीक है, इसको हटाओ। दूसरा है टास्क सिंप्लीफिकेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर बात नहीं की गई है, टास्क को सिंपल कर दिया, ऐसा कुछ भी बात नहीं की गई है। तीसरा है आउटसोर्सिंग करना, नॉट एसेंशियल स्किल्स, ये अपना आंसर हो सकता है। चौथा है टैलेंट एजिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए तुम्हारा डी, टैलेंट एजिलिटी, मतलब कि भाई टैलेंट के हिसाब से, टैलेंट के एजिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। टैलेंट के हिसाब से तुमको काम दिया गया है, ठीक है। और इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग, तुम इंटरनली तुम अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो, मतलब एक बंदा तुमको मल्टी फंक्शनल में तुमको लगा दिया, तुम इंटरनली, आज कोई दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे अवेलेबल नहीं है तो मैं जाके वहाँ काम करके आया, तो इंटरनल कैपेसिटी कैपेबिलिटी बिल्ड होती जा रही, तो मेरा आंसर डी होगा। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है सी, आउटसोर्स कर दो नॉट एसेंशियल स्किल्स, ठीक है। आउटसोर्स किया इन्होंने नॉट एसेंशियल स्किल्स, ठीक है, आउटसोर्स कर दो नॉट एसेंशियल स्किल, ये आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर है। अगर आप मेरे से पूछोगे मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। बट अब ठीक है, हम क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको याद करना होगा मजबूरी में कि भाई क्रॉस फंक्शनल इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन आता है तो कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, भाई आउटसोर्सिंग कर दिया नॉन एसेंशियल स्किल, ये चीज़ है, ठीक है। बस ये आंसर गलत है बट अपने को करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से आंसर डी होना था, ठीक है। बट याद कर लेना, कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्या एक्सप्लेन करूँ, कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं है। आउटसोर्स कर दो नॉन एसेंशियल स्किल, ये कुछ मैटर नहीं कर रहा है कौन सा आंसर क्या है, बट प्लीज़ इसको याद करना होगा, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इससे, इस केस में, है ना। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परस्पेक्टिव एचपी फोकस करता है ऑन सिंप्लीफाइंग टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर, ठीक है भाई। इस बेस्ट क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू पोर्टर बाबा, पोर्टर के हिसाब से कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, तो भाई कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी होगी। क्यों होगी भाई कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, एचपी ने सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज किया, मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज किया होगा। जब आप नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हो सामने वाले को चीजें इजी करने के लिए, दैट मीन्स आप कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहे हो जब अपन नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बंदा काम करता था 10 घंटे, तो उसकी लगे मैंने एक रोबोट लगा दिया, तो मैंने नई टेक्नोलॉजी का यूज किया, मैंने रोबोट लगा दिया, तो मेरा बहुत सारा पैसा बच गया। तो जब मैं नई टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा मेरा पैसा बचेगा। ये मोबाइल फोन होते हैं, चलो मोबाइल भी छोड़ो, मैं बताता हूँ लैपटॉप, ये लैपटॉप होता है भाई, छोटू सा लैपटॉप है ये, ठीक है। अब ये जो लैपटॉप है, पहले बहुत बड़े बड़े डेस्कटॉप बनते थे, बहुत बड़ा कमरा बराबर, जब पहला पीसी बना था तो उसकी पूरा कमरा बराबर था, छोटा 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 करके भाई पीसी बना, फिर पीसी से लैपटॉप बना, तो पीसी बना, पीसी के बाद लैपटॉप बना, फिर लैपटॉप के बाद फोन बने, तो ये आधा पीसी तो ये हो गया, आधा काम तो हमारे फोन में होता है, तो ये क्या है भाई, वो सस्ती चीज है,
तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे कॉस्ट प्राइस धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो वही चीज बोल रहे हैं भाई, हमको सिंप्लीफाई करने के लिए भाई कस्टमर को बहुत सिंप्लीफाइंग टेक्नोलॉजी का यूज करा रहा है, एक्सपीरियंस करा रहा है, दैट मीन नई नई टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस करा रहे हैं वो। तो ये कॉस्ट स्ट्रेटेजी होगी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी होगी, कॉस्ट कम करते हैं, इससे कॉस्ट कम होती है हमेशा। नई टेक्नोलॉजी का यूज करो, उससे कॉस्ट कम होगी भाई। नैनो टेक्नोलॉजी का हम आजकल यूज कर रहे हैं, उस इतने इतने छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं उसमें, इतना सा आजकल का इतना सा सीपीयू आ रहा है, इतना सा 18-20 हज़ार का सीपीयू आता है, अभी महंगा है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। इतना सा सीपीयू आता है, जगह नहीं घेरता। पहले सीपीयू आते थे इतने बड़े बड़े, 25-30-30 40-40 हज़ार के आते थे पहले, और अभी इतना सा सीपीयू 18,000-17,000 का आ रहा है, ठीक है। तो प्राइस कम हो गई उससे, है ना। चलो आओ लास्ट वन, द एक्विजिशन of EDS in 2008 which significantly increases HP का रेवेन्यू, ठीक है। EDS कंपनी इन्होंने एक्वायर की थी। एग्जाम्पलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट, कौन सा ग्रोथ का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन टू रिड्यूस दी कंपटीशन, कंपटीशन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं था। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा दोस्त, हॉरिजॉन्टल का मतलब अपन ने अपने कॉम्पिटिटर को ही बाय किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉम्पिटिटर से रिलेटेड चीजें नहीं थी कि भाई ईडीएस को बाय करने से मैंने अपना कॉम्पिटिशन को कम किया, नहीं। इन्होंने ईडीएस को बाय करने का इनका रीजन ये था कि ये ग्रो करें। तो दूसरी कंपनी को बाय करने का मतलब होता है साथ में जाके हम ग्रो करेंगे। कंपटीशन का रिड्यूस करना ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई ईडीएस का कंपटीशन हमने रिड्यूस कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा स्ट्रेटेजिक आउटसोर्सिंग ऑफ कोर ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक आउटसोर्सिंग ऑफ कोर ऑपरेशन। अब मैं तुमको ईडीएस की छोटी सी कहानी बताता हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ था, स्ट्रेटेजिक आउटसोर्स कर दिए कोर ऑपरेशन। ईडीएस को इन्होंने कुछ कुछ ऑपरेशन आउटसोर्स कर दिए थे, स्ट्रेटेजिक आउटसोर्स किया कोर ऑपरेशन। ये अपनी केस स्टडी के अंदर नहीं दे रखा हुआ है, बट नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ ईडीएस को एक्वायर करके इन्हें बहुत सारी चीजें उनको शिफ्ट की थी, ठीक है। तो अपना आंसर प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से होगा कि भाई स्ट्रेटेजिक आउटसोर्स किया इन्होंने कोर ऑपरेशन, इन्होंने आउटसोर्स करना स्टार्ट किया कोर ऑपरेशन ईडीएस को, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन टू कंट्रोल दी सप्लाई चेन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब मैंने अपने सप्लायर को खरीद लिया, ऐसा कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। इन्होंने दूसरी आईटी कंपनी को बाई किया, मतलब एक्वायर किया, जिससे ग्रो कर सके और अपने बहुत सारे काम उनको शिफ्ट किया, ठीक है। तो आंसर ये बी होगा हमारा। डी बोला एक्सपेंशन थ्रू इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है बेटा, इन ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने काम नहीं किया हुआ। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। इन्होंने क्या किया, अपनी बहुत सारी चीजें आउटसोर्स कर दी उस कंपनी को, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है जी। चलो 5 केस स्टडी अपन ने निपटा दिए, 6 केस स्टडी फटाफट पढ़ो, फटाफट पढ़ो। क्वेश्चन एक बार चेक कर लें अपन। और डिस्टिंग केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा दोस्त, फटाफट पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, फटाफट। केस स्टडी नंबर 6 पढ़ो, 6, 7, 8 3 स्टडी केस स्टडी बची हुई है। आ जाओ 6, 7, 8 3 और निपटाते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी 1 से लेके 5 तक आंसर देना है। लॉन्च्ड अ लिटिल मोर देन 2 decades ago, डायरेक्ट टीवी now has more than 32 billion subscriber in the United States and Latin America. डायरेक्ट टीवी करके है कुछ, आगे पता पड़ेगा। द डायरेक्ट टीवी ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब डिश टीवी होता है अपने इंडिया में, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला डिश टीवी, वो ऐसी डायरेक्ट टीवी है, ठीक है। वो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। सेम हमारे इंडिया में डिश टीवी है और वहाँ पर डायरेक्ट टीवी है, तो डिश टीवी को दिमाग में रखो, ठीक है। डायरेक्ट broadcast satellite service provider faces competitors on a number of fronts from classic cable company, एक कंपनी का नाम है, from other direct broadcast satellite service provider dish and from alternate ways to watch television digitally through downloads और streaming Hulu, Netflix और Amazon। क्या बोल रहा है मैं तुमको बताता हूँ। एक डायरेक्ट टीवी करके एक कंपनी है, ठीक है भाई, जो कि छत पे वो लगा रहता है ना, छतरी टाइप का, ठीक है, वो लगा हुआ है अपनी छत पे, और उसी मतलब वो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज देता है, मतलब वो अपने को डिश टीवी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि भाई ये जो डायरेक्ट टीवी है इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे डिश हो गया और नेटफ्लिक्स अमेजोन भी आ गए। ये लोग क्या भाई डायरेक्टली डाउनलोड करो, स्ट्रीमिंग करके डायरेक्टली तुम प्ले करना स्टार्ट कर दो कोई भी सीरियल कोई भी मूवी, तो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है भाई। सिंपल है भाई। चलो और क्या है भाई, द वर्ल्ड्स
लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिजिटल टेलीविजन एंटरटेनमेंट सर्विसेज डायरेक्ट टीवी कैरीज द स्लोगन डोंट जस्ट वॉच टीवी डायरेक्ट टीवी, मतलब इनका स्लोगन है भाई डोंट जस्ट वॉच टीवी डायरेक्ट टीवी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्टिंग द यूनिक पोजिशनिंग इट हैज क्राफ्टेड थैंक्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स नॉट इजीली मैच बाय एनी कॉम्पिटिटर। भाई इनके कॉम्पिटिटर इनके जो फीचर्स वगैरह हैं वो जो दे रहे हैं वो मैच नहीं कर पा रहे। सिंपल है भाई, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 pillars ऑफ दैट पोजिशनिंग आर कैप्चर्ड बाय claims to state of the art technology, unmatched programming and industry leading customer services। ये बहुत अच्छी अच्छी कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं। सिंपल है, अनमैच्ड प्रोग्रामिंग, ये प्लान्स प्रोग्राम्स ऐसे लेके आते हैं जो कि सामने वाला नहीं दे पाता, तो ये कंपटीशन में आगे हैं। कौन सा? डायरेक्ट टीवी। ठीक है भाई। द कंपनी पुट्स मच एम्फेसिस ऑन इट्स कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ स्पोर्ट पैकेज, इट्स वाइड एरे ऑफ एचडी चैनल्स, ये बहुत सारे एचडी चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स का भी पैकेज देते हैं। आजकल तो यंग लोग होते हैं ना, स्पोर्ट्स देखते भाई, फुटबॉल हो गया ना, क्रिकेट हो गया वगैरह वगैरह देखते, तो भाई यंग लोगों के लिए भी इन्होंने स्पोर्ट्स के अच्छे अच्छे पैकेजेस दे रखे होंगे। कुछ दे रखा होगा एग्जाम्पल के लिए 29 रुपये में 4 चैनल ले जाओ 1 महीने के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ पैकेज दे रखे हुए। बहुत सारे एचडी चैनल्स इन्होंने दे दिए हैं, है ना जी, ताकि पिक्चर क्लियर दिखे, है ना। चलो, एंड इट्स ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म दैट लेट्स कस्टमर वॉच प्रोग्रामिंग ऑन देयर टीवी एट होम और लैपटॉप्स और टैबलेट और सेलफोन। सिंपल है भाई, तुम्हारे जो तुम घर पे टीवी देख रहे हो उन्होंने ऐसा सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई तुम फोन में भी टीवी देख सकते हो, लैपटॉप में भी देख सकते हो, टैबलेट में भी देख सकते हो। उसी सब्सक्रिप्शन में 300-400 रुपये महीने का लेता है डायरेक्ट टीवी वाला, और सभी डिवाइसेस में लॉगिन करके देख सकते हो। उनका कहना ये है, ये फीचर वो दे रहे हैं, है ना। ठीक है। विथ इट जेनीज सर्विस यूजर कैन रिकॉर्ड एज मैनी एज 500, मतलब तुम अपने फोन में 5 शो रिकॉर्ड कर सकते हो, लैपटॉप में 5 शो डाउनलोड करके रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई लाइव चल रहा है तो रिकॉर्ड कर लो उसको 5 शो तक। ठीक है। तो इन कहाँ गया, इन एग्जैगरेटेड फैशन इट्स गेट रिड ऑफ केबल टीवी एड कैंपेन shows how customers who get mad at cable have their lives turn for the worst through a series of unfortunate। ठीक है, वो क्या बोलना, सिंपल उन्होंने एक स्लोगन दिया, बात की गई कि भैया गेट रिड ऑफ टेबल, गेट रिड ऑफ केबल, कि जो केबल के थ्रू जो केबल कनेक्शन से टीवी चलती है ना, तुमको पता होगा यार भाई, जो तुम्हारे घर के छत पे से ऐसे तार आता है, एक छोटा सा सेटअप बॉक्स होता है, उससे तुम्हारी टीवी चलती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, ये छत पे एक छतरी लगा, उससे तुम्हारे पास केबल आ रहा है, मतलब तुम्हारे फ्रेंड के छत से और उसके फ्रेंड के छत से दूर से जो केबल टीवी चलती है ना, वो केबल नहीं है, ये डिश टीवी है। छत पे छतरी लगाओ, वहां से तुम्हारे लिए केबल आ रही। तो उन्होंने सेम बोला कि भैया ये जो क्या बोलते हैं, गेट रिड ऑफ केबल वगैरह का सिस्टम खत्म है, टेंशन मत लो, तार वार का सिंपल है, डायरेक्ट तुम्हारी छत से केबल आएगा, तुम्हारे टीवी में लगेगा, और फोन में चलाना तो बिना केबल के झंझट खत्म, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइप से ये बताना चाह रहे भैया गेट रिड ऑफ केबल से छुटकारा पाओ, ऐसे करके ये बताना चाह रहे हैं। कैंपेन चलाया था, एड कैंपेन इन्होंने चलाया हुआ था। ठीक है, और क्या बोल रहा है लास्ट में, हाई क्वालिटी का सब्सक्राइबर चाहिए चाहते हैं, मतलब भैया लॉयल कस्टमर चाहिए इनको, हु परचेस प्रीमियम सर्विसेज और पे देयर बिल ऑन टाइम एंड कॉल करते लेस ऑफन टू कंप्लेन। ठीक है, ये क्या चाहते हैं भाई, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं भाई वो कौन है भाई, लॉयल कस्टमर, महंगे प्रीमियम कस्टमर्स हैं जो कि अपना बिल टाइम पे देते हैं और कम कंप्लेंट्स करते हैं। मतलब सिंपल है, प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आईफोन प्रीमियम सर्विसेज दे रहा है, प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं। लेकिन आजकल छपरी कस्टमर्स भी हो चुके हैं, क्योंकि ईएमआई वाला सिस्टम आ गया भाई, 4,000-5,000 रुपए की ईएमआई हर महीने दो और तुम आईफोन उठा ले जाओ, तो छपरी हो चुकी हैं चीज़ें, है ना। तो ये क्या बोल रहा है भाई, प्रीमियम कस्टमर है इनके, ठीक है, जो टाइम पर पेमेंट देते हैं और प्रीमियम सर्विसेज बाय करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल भाई 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है, तो कोई ये मिडिल क्लास आदमी नहीं ले पाएगा, अपर क्लास का बंदा तो ही वो ले पाएगा, है ना जी। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आओ। What distinguish डायरेक्ट टीवी पोजीशनिंग इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी। केस स्टडी के हिसाब से डायरेक्ट टीवी की पोजीशनिंग अलग कैसे है, क्योंकि भाई ये क्या महंगी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, महंगी सर्विसेज देते हैं, बहुत अच्छे इनके क्लाइंट्स होते हैं, मतलब अपर क्लास का बंदा है। तो लोअर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट का मैटर ही नहीं है, हटा दो। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड प्रोग्रामिंग और इंडस्ट्री लीडिंग कस्टमर सर्विस, ये मेरे को दिख रहा था, ये अपनी ये ऊपर दे रखा हुआ, ये टेक्नोलॉजीज ये दे रहे हैं, ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके कारण ये अपनी पोजीशनिंग बना पाया हुआ है। ठीक है, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ कुछ पार्टनरशिप है, नहीं है। लिमिटेड स्पोर्ट पैकेज, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तो अपना आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कि भाई इन्होंने
स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड प्रोग्रामिंग दी हुई है और इंडस्ट्री लीडिंग कस्टमर सर्विसेज इन्होंने दी हुई है। तो इस कारण से इन्होंने अपनी पोजीशनिंग बनाई। और दूसरी पोजीशनिंग कैसे बनाई भाई, प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, टाइम पे प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, और आप अपने फ़ोन में भी चला लो, ठीक है भाई। और स्पोर्ट का पैकेज भी दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा ये दे रखा हुआ है, स्पोर्ट पैकेज दे रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। और टीवी पे चलाओ, लैपटॉप पे चलाओ, सेलफोन पे चलाओ, 5-5 शोज आप रिकॉर्ड कर सकते हो, एचडी चैनल्स भी दे रखे हो। तो इसके कारण भी इन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी हुई है। तो अपने को ये बी वाला आंसर हो जाएगा, टेक्नोलॉजीज के कारण, अनमैच प्रोग्राम के, ठीक है। विच मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रेटेजी डज डायरेक्ट टीवी एम्प्लॉय टू कॉन्ट्रास्ट इटसेल्फ विद केबल प्रोवाइडर? कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्रीज और केबल बिल? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्लोगन दिया था कौन सा, गेट रिड ऑफ केबल, फटाफट लगाओ आगे बढ़ो। विच स्ट्रेटेजिक एडवांटेज डज डायरेक्ट टीवी गेन्स बाय फोकसिंग ऑन हाई सब्सक्राइबर? हाई सब्सक्राइबर मिले अपने को, डिक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट, ये 15%, ये नंबर वगैरह काट देना, ये पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आए, ये नंबर वगैरह काट देना, किसी काम के नहीं है ये, ठीक है। डिक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट कम की नहीं भाई, प्रीमियम सर्विस दे रहा है, ज्यादा लगता है। हायर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, नहीं, हायर कस्टमर एक्वायर करने में ज्यादा कॉस्ट लग रही है, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, कॉस्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है। एनहेंस करना है कस्टमर की लॉयल्टी एंड हायर रेवेन्यू, ये लॉयल्टी से रिलेटेड अपने को मिला था ना, एनहेंस करेंगे कस्टमर लॉयल रहे और हाई रेवेन्यू इनको जनरेट करना है, तो इनकी स्ट्रेटजी थी। ये अपनी केस स्टडी में भी दे रखा हुआ है, देखो क्या दे रखा हुआ है, क्या था भाई, क्या था, रुको रुको, ये देखो कस्टमर हमारा लॉयल रहे, इनके जो सब्सक्राइबर है हाई क्वालिटी सब्सक्राइबर मिलेंगे और लॉयल रहे इनका कस्टमर, ठीक है। तो इन्होंने इस पर फोकस किया गया है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, कस्टमर हमारा लॉयल रहे, इस पे इन्होंने फोकस किया, तो ये अपने को बुक से ही मिल गया, ठीक है। चौथा वाला है, व्हाट इम्पैक्ट डज डायरेक्ट टीवी कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट पैकेज हैव ऑन इट्स मार्केट पोजीशनिंग एज पर द केस स्टडी? इन्होंने एक स्पोर्ट पैकेज बनाया हुआ है, ये दे रखा हुआ है स्पोर्ट पैकेज, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट पैकेज बनाया हुआ है। तो ये क्या भाई, स्पोर्ट पैकेज कौन जनरली कौन देखते हैं, युवा लोग देखते हैं, है ना जी, तो उनके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो भैया इन्होंने ये जो पैकेज बनाया हुआ है किसको अट्रैक्ट करेगा, इट अट्रैक्ट यंगर डेमोग्राफिक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। ये 0.50 0.90 स्टडी मेट के अंदर दे रखा, ये लास्ट में अटेम्प्ट में पूछा हुआ, मतलब दिया हुआ है, तो ये कॉपी पेस्ट आया हुआ है, तो फालतू का कुछ ये काट देना कंफ्यूज करने के लिए। यंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्पोर्ट पैकेज दिया गया, तो इसका आंसर ए है। फिर भी आगे के बी सी डी और पढ़ लेते हैं। इट इंक्रीजेज ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं था, ठीक है। रिड्यूस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नहीं भाई, अच्छा खासा पैकेज दिया, सेटिस्फेक्शन क्यों कम करेंगे। लिमिट करता है प्रोग्राम डाइवर्सिटी, प्रोग्रामिंग्स को डाइवर्स अलग अलग किया गया, नहीं भाई। तो आंसर हमारा पहला होगा, यंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट बना रहा है, इसलिए स्पोर्ट का एक अलग से पैकेज दिया गया भाई। What role does DirecTV emphasis on industry leading customer service play in its competitive strategy? अब इसके जो आंसर है 36.33% ये दे रखा हो, पता नहीं क्यों दिया है तुम्हारी, ये क्यों पूछा था, कुछ था क्या, नंबर क्यों दिया, कुछ भी नहीं था, काट दो इसको कंफ्यूज करने के लिए। क्या है, व्हाट रोल डज डायरेक्ट टीवी एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री लीडिंग कस्टमर सर्विसेज प्ले इन कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी? कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो इट इंक्रीज करता है कस्टमर का चूर्न रेट, ये क्या भाई, कौन सा रेट, आई डोंट नो, पता नहीं क्या दे रखा हुआ है, काटो इसको। इट रिड्यूस कस्टमर एक्विजिशन एफर्ट, नहीं, काटो इसको। कस्टमर के एक्विजिशन के एफर्ट को कम कर रहा है, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा अभी तक। एनहेंस करता है ब्रांड की रेपुटेशन एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, प्रीमियम सर्विस दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, तो हमारा आंसर सी है। चौथा, इट लिमिट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, भाई इनोवेशन करके तो दे रहा है, कैसे बोल सकते हो लिमिट कर रहे हो इनोवेशंस को, भाई तुम्हारे टीवी में चल रहा है, तुम्हारे फोन में चल रहा है, लैपटॉप में चला के दे रहा है। और बाकी जो डिश टीवी वाले तो ऐसा नहीं सब्सक्रिप्शन देते हैं कि भाई, केबल टीवी वाला जो होता है ना, तुम्हारे घर में डिस्क लगी रहती है, तो वो तुमको देता है कि भाई फोन में भी चला लो, 5-5 रिकॉर्डिंग कर लो, ऐसा कुछ नहीं भाई, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ये डायरेक्ट टीवी वाला दे रहा है, तो इसका आंसर सी है ना, ठीक है भाई। आ जाओ हमारी केस स्टडी नंबर 7 पर, केस स्टडी नंबर 7 आ जाओ। ये डीप टेक, ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फटाफट अपनी केस स्टडी को पढ़ो, फटाफट पढ़ो केस स्टडी को, क्या कहना चाह रही है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर 1 से लेके 5 तक।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, NASCOM, नेस्कॉम करके कंपनी, इसका फुल फॉर्म दे रखा है फालतू का, ठीक है। हैज स्टार्टेड डीप टेक क्लब DTC 2.0 टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। एक नेस्कॉम करके कंपनी है, एक DTC करके उन्होंने कुछ स्टार्ट किया हुआ, क्लब चालू किया, DTC क्लब चालू किया इन्होंने, जिससे हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उस पर कुछ ना कुछ करेंगे। अभी नहीं पता क्या करेंगे, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडियन डीप टेक प्रोडक्ट्स एज अ सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। ये एक इनिशिएटिव है, डीप टेक जो इंडियन डीप टेक प्रोडक्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते फिर समझेंगे। DTC एम्स टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन connecting India-based deep technology startups with practitioners, academic and policy makers to develop an ecosystem that can impact physical or digital transformation. With this vision of creating India's digital and social transformation, empowerment through innovation in deep tech and making India world leader in deep tech products. ठीक है भाई, क्या बोलना चाह रहा है, इंडिया के अंदर बहुत सारे डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। डीप टेक स्टार्टअप मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक अपना क्लब चालू किया, DTC करके क्लब है, जो कि हेल्प करेगा बहुत सारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रो करने में, ग्लोबली आगे बढ़ाने में। सिंपल है, ठीक है। इतना यहाँ तक मेरे को समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या दे रखा हुआ है, नेशकॉम DTC जो अपना इनका जो क्लब चालू किया है, जो इन्होंने, मैं बोल सकता हूँ प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वॉज लॉन्च्ड। इट इज़ अ 3 स्टेज प्रोग्राम। ये 3 स्टेज का प्रोग्राम है। स्केल करता है कि इम्पैक्ट ओवर 1000 इंडियन डीप टेक, जो इंडिया के जो 1000 स्टार्टअप्स हैं, डीप टेक जो 1000 स्टार्टअप्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ाना है, उनको ग्रो करवाना है, उनको ग्लोबली लेके जाना है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, स्किल प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें वो देखने की कोशिश कर रहा है, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है इनका प्रोग्राम, ठीक है। नेशकॉम DTC हैज फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप ऑन द ग्लोबल फ्रंट, मतलब जिनका प्रोग्राम है नेस्कैम जो कंपनी, इसने भाई पार्टनरशिप किया गया ग्लोबली, इंडिया के बाहर जाके ग्लोबली पार्टनरशिप किया गया। किसके साथ, एडवांस टेलीकॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट ATR के साथ किया गया। जापान की कुछ ATR करके इंस्टीट्यूट है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की गई। डेलिस VC USA की कंपनी, उसके साथ भी किया गया। ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर भी इन्होंने पार्टनरशिप की गई भाई। किससे किया गया, एकेडमिक लीडिंग इंक्लूडिंग इंटेल हो गया, सिस्को हो गया, ठीक है, लॉन्च पैड हो गया, ऐसे IIT कानपुर, ठीक है, IT हब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर बहुत सारी कंपनी से टाई अप वगैरह किया गया इन्होंने, है ना, पार्टनरशिप वगैरह की गई कि भाई हम जो इंडिया के अंदर जो 1000 स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करो, उनको प्रमोट करो, उनको उनके लिए काम करो, उनको कुछ नॉलेज दो, ज्ञान दो, उन सब चीज़ों से रिलेटेड। द प्रोग्राम aims to drastically increase the number of partnership in stage 2, accelerating the growth of the Indian deep tech system। सिंपल है, इंडियन जो डीप टेक इकोसिस्टम है, इंडिया के जो स्टार्टअप्स है वो ग्रो, डीप टेक जो स्टार्टअप्स है वो ग्रो, ठीक है, उनसे रिलेटेड चीजें दे रखी हुई है। तो पहला क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट ऑफ नेस्कॉम डीप टेक क्लब DTC 2.0 हाईलाइट इट्स स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन फॉस्टरिंग इन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप। सिंपल सिंपल, ये ग्लोबल पार्टनरशिप की जिससे हमारे इंडियन स्टार्टअप है वो ग्रो करे, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं अपन, फोकस ऑन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली एकेडमिक कोलैबोरेशन, एकेडमिक मतलब एकेडमिक कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि भाई तुमने कॉलेजेस वगैरह में तुमने कोलैब कर लिया, तुमने बातचीत कर ली, तुमको नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग्स तुमको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ों का काम इन्होंने नहीं किया, सिंपली इंडियन डीप टेक को ग्रो कराने के लिए इन्होंने काम किया गया। एकेडमिक कोलैब इन्होंने नहीं किया, पार्टनरशिप की गई है जिससे ग्रो करें, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं किया इन्होंने। लिमिटेड जियोग्राफिकल आउटरीच, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला मतलब हमारा आंसर ये है। सेकंड वाले पे आते हैं, वाई आर पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूशन लाइक IIT कानपुर, IIT बॉम्बे इज सिग्निफिकेंट फॉर नेस्कॉम। नेस्कॉम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था इंडियन जो IIT वगैरह से पार्टनरशिप करना। टू रिस्ट्रिक्ट इनोवेशन, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे क्या, नहीं, आगे बढ़ाना चाहते थे भाई। टू मिनिमाइज ग्लोबल इन्फ्लुएंस, नहीं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम थोड़ी करना है, IIT वाईआईटी के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, ग्लोबली आगे जाना है, तो ये भी नहीं है। टू प्रमोट कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द इंडियन, कॉम्पिटिशन थोड़ी क्रिएट करना था इंडियन स्टार्टअप्स के बीच, वो तो ग्रो कराने की बात कर रहे थे। आंसर चौथा होगा, क्योंकि 3 अपन ने यहीं पे नॉकआउट कर दिए। चौथा क्या बोलते हैं, टू इंटीग्रेट एकेडमिक विद इंडस्ट्री फॉर इनोवेशन। ये क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं एकेडमिक मतलब IIT कानपुर वगैरह की नॉलेज को इंटीग्रेट करके ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंडिया से बाहर भी निकलेंगे अपन, ठीक है भाई। चलो, और अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा पहले वाले में, ये जो मैंने तुमको बताया कि एकेडमिक कोलैब किया, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली एकेडमिक कोलैब, सिर्फ एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ एकेडमिक कोलैब किया हमने। IIT कानपुर, IIT बॉम्बे एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं किया कि सिर्फ मेरे को सिर्फ तुम ये इंडियन स्टार्टअप है इनको पढ़ा दो,
सिर्फ एकेडमिक के लिए नहीं किया गया, ग्रो करने के लिए किया गया है, ठीक है, ग्लोबली जाने के लिए किया गया, इनोवेट करने के लिए किया गया है, ठीक है। उसमें ये देखो ना, इंटीग्रेट एकेडमिक विद इंडस्ट्री फॉर इनोवेशन, मतलब आईआईटी कानपुर वगैरह को सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, अब ये स्टार्टअप को नॉलेज देने के लिए, अरे स्टार्टअप को नॉलेज देने के लिए अकेला नहीं, ग्रो कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इनोवेशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है, एकेडमिक के रिलेटेड अकेला नहीं दिया गया, ठीक है। चलो तीसरा वाला, व्हाट रोल डू ग्लोबल पार्टनरशिप विद एटीआर जापान और डेलिस वीसी, मतलब यूएस की जो कंपनीज थी और जापान की जो कंपनी, उसके साथ तुमने ग्लोबली तुमने पार्टनरशिप किया गया, प्ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों किया गया, क्या रोल है, ठीक है। तो दे लिमिट द प्रोग्राम इम्पैक्ट, दे लिमिट करना चाहते हैं प्रोग्राम का इम्पैक्ट टू इंडियन स्टार्टअप, सिर्फ लिमिट नहीं भाई, ग्लोबली जाना है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, आगे बढ़ाना है स्टार्टअप को, तो हटा दो इसको। ये डिस्करेज टेक्निकल एडवांसमेंट, भैया डिस्करेज करते हो क्या, नहीं करते हो, एनकरेज कर रहे हैं भाई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। दे फोर्स सोनली ऑन मार्केट एक्सपेंशन इन जापान और यूएसए, सिर्फ जापान और यूएसए में ग्रो करे ऐसा कुछ बताया नहीं। दे फैसिलिटेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टार्टअप, क्या किया गया, एटीआर जापान और डेलिस यूएसए में इन्होंने क्या किया भैया, पार्टनरशिप की गई, क्यों, अब उसका उत्तर अपने को यहीं पे मिल रहा है कि भाई ये इंटरनेशनली अपने पास इन्वेस्टमेंट आए जिससे हमारे स्टार्टअप्स ग्रो करे, तो इसका आंसर डी है, क्योंकि हमने 3 नॉकआउट किए। पहला वाला लिमिट करना चाहते थे क्या प्रोग्राम को, नहीं, तो इसको नॉकआउट किया। डिस्करेज कर रहे थे क्या, नहीं। ये फोकस कर रहे थे सोनली जापान और यूएस के मार्केट पे, ऐसा था क्या, नहीं, तो 3 हमने यहाँ पे नॉकआउट किए। तो चौथा अपने पास आता है भैया, इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट आ रही है इसलिए इंडियन स्टार्टअप में जिससे ग्रो करे, तो हमारा आंसर 3 नॉकआउट करने का जो बचा है वो ही होगा, वो है डी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाउ डज नेस्कॉम डीटीसी 2.0 contribute टू इंडियन गोल ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन डीप टेक प्रोडक्ट, नेस्कॉम डीटीसी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया इंडियन जो स्टार्टअप को जिससे वो ग्लोबली जा पाए, बाय प्रमोटिंग लोकल मार्केट एक्सक्लूसिविटी, नहीं, सिर्फ लोकल मार्केट से रिलेटेड बात नहीं हो रही भाई, फोस्टरिंग एन इकोसिस्टम फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, इकोसिस्टम ऐसा बनाए जिससे ग्लोबल इंपैक्ट पड़े, हाँ जी आंसर बी लग रहा है। सी बढ़ते, लिमिटिंग पार्टनरशिप टू इंडियन फर्म्स ओनली, नहीं, इंडियन फर्म से कहाँ पार्टनरशिप की, इंडिया के बाहर भी की गई, इंडिया के अंदर भी की गई, इंडिया के बाहर भी की गई। फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, हमने 3 नॉकआउट किए, तो मेरा आंसर वैसे भी बी आ रहा है भाई, इकोसिस्टम बनाया गया जिससे ग्लोबली हम बढ़ सके, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस नेस्कॉम डीटीसी 2.0 फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टार्टअप सपोर्ट इनिशिएटिव इंडिया, ट्रेडिशनल जो स्टार्टअप थे उनसे कैसे अलग है। फोकसिंग ऑन हाई रिस्क इंडस्ट्रीज, हाई रिस्क इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हाई रिस्क इंडस्ट्री पे कहाँ फोकस किया गया भाई, इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स हैं वो तो वैसे भी आगे जाके ग्रो करेंगे, हाई रिस्क इंडस्ट्रीज नहीं है ये। एक्सक्लूसिवली एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अपन इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। एम्फेसिस ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप एंड स्केलिंग इम्पैक्ट, हाँ कैसे अलग हुआ, हमारे ट्रेडिशनल स्टार्टअप से ग्लोबली पार्टनरशिप करी गई और स्केल पे बात की गई, भाई हम कैसे आगे बढ़े, तो सी आंसर मुझे लग रहा है। चौथा भाई, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल स्कोप, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल स्कोप ऐसा कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं है भैया, ग्लोबली इन्होंने काम चालू किया, ग्लोबली पार्टनरशिप की, इसके कारण ये डिफरेंट हुए, है ना जी, तो हमारा आंसर सी है, ठीक है। चलो भाई चलो, अब केस स्टडी नंबर 8 जो कि मेरी लास्ट केस स्टडी दे रखी हुई है उसको और फटाफट करो, और इसके बाद जय हिंद जय भारत, हमारा एमसीक्यू का पूरा जितने भी चीजें थी सब कुछ अपनी हो चुकी हैं। चलो आ जाओ, व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइन क्या चीज होती है, अपन पहले आंसर ही पढ़ ले रहे हैं। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट्स को बेचना। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं एचपी कंपनी हूँ तो मैं लैपटॉप भी बना रहा हूँ, ठीक है, पीसी बना रहा हूँ, कीबोर्ड बना रहा हूँ, और माउस बना रहा हूँ, ये पेन भी बना रहा हूँ लिखने के लिए, है ना जी, केबल्स बना रहा हूँ। प्रोडक्ट लाइन मतलब सिमिलर चीजें बनाना, सिमिलर लाइन की चीजें हमको बनाना है। एक मिनट अपना बंद हो गया वन नोट, सिमिलर चीजें बनाना, सिमिलर सिमिलर लाइन की चीजें बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें बनाना, है ना जी, तो प्रोडक्ट लाइन का यही मतलब निकलता है। आ गया अपना वापस, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन अपन अब एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, पेन चल रहा है इस पे, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन जूम करता हूँ थोड़ा सा, तुमको कम दिख रहा होगा,
चला ही गया मेरे दोस्त, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन का मतलब अ प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड प्रोडक्ट, हाँ जी, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स ही बनाते प्रोडक्ट लाइन के अंदर, मार्केटेड अंडर अ सिंगल ब्रांड नेम बाय सेम कंपनी, एक ही कंपनी सिंगल ब्रांड नेम के अंदर बेचती है, हाँ जी, ए इसका आंसर। बी पढ़ लो, बी सी डी और पढ़ लो। प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, मार्केटेड अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम के अंदर नहीं, इसको सिंगल ब्रांड नेम के अंदर अपन बेचते, तो इसलिए इसको नॉकआउट किया गया। तीसरा वाला क्या है, अ प्रोडक्ट लाइन इज ग्रुप्ड ऑफ कनेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, अंडर अ सिंगल ब्रांड नेम बाय डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनीज एक ब्रांड के अंदर कैसे आएंगी, तो ये नहीं है भाई। अ प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट, अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट नहीं होते हैं प्रोडक्ट लाइन के अंदर, सिमिलर कैटेगरी के कनेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा डी वाला पॉइंट भी वो निगलेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर है ए, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड हाउ इट विल रीच दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई, सही बोला। मिशन बताता है अपने को कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। विजन स्टेटमेंट डिटेल्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू, विजन बहुत आगे का होता है कि मेरे को 50 साल बाद क्या करना है, मिशन 1 साल बाद क्या करना है, 6 महीने के बाद क्या अचीव करना है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। अपन ने केस स्टडी नहीं पढ़ी, डायरेक्टली आंसर पर जंप कर गए अपन। Sustainable competitive advantage are a set of assets and characteristics or capabilities that allow an organization to meet its customer की needs better than its competition, ठीक है भाई। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है भाई, एसेट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक कैपेबिलिटी होती है जो कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर की नीड्स को अचीव कर सके, ठीक है, बेटर देन इट्स कंपटीशन कैन, ठीक है, मतलब अपना जो कॉम्पिटिटर जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है उससे बेटर चीज़ अपन अपने कस्टमर को देते हैं, उसकी नीड्स को फुलफिल करते हैं अपन बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। बेस्ड ऑन द अबव आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या चीज़ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो दे आर यूनिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे कंपनी का यूनिकनेस होती है, ठीक है। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर मुझे मिल रहा है तो बहुत यूनिक है, हाँ जी, बहुत वैल्यूएबल है, हाँ जी, तो ये सही है, ठीक है, बहुत यूनिक है, हाँ बहुत यूनिक है, वैल्यूएबल है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे लिए, हाँ जी, दे कांट बी क्रिएटेड इजीली, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इजीली नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है, तो तीनों आंसर मतलब तीनों चीज सही है। उन्होंने क्या पूछा कि कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियसली डी वाला ही होगा मेरा आंसर, कि भाई ये वाला नहीं होगा, क्योंकि अपन ने 3 तो यहीं पे नॉकआउट कर दिया, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर द लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसकी लिस्ट में आकर के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है वो मेरी स्ट्रेंथ का लिस्ट नहीं होगा, मेरी स्ट्रेंथ मतलब मैं क्या, मेरी क्या कैपेसिटी, मैं क्या कर सकता हूँ वो चीज़ होता है, ठीक है। तो मेरा आंसर डी है, मतलब ये सस्टेनेबल एडवांटेजेस के लिए नहीं फिट बैठेगा, मेरा आंसर है डी, ठीक है। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है दोस्त, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि कितना कितना CO2 एक कंपनी निकाली, उसको उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट की, ये जितना बहुत ज़्यादा CO2 निकालते हैं उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट निकाल रही है, मतलब कार्बन फुटप्रिंट का यही मतलब होता है कि तुम कितना ज़्यादा CO2 निकाल रहे हो, कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को तुम पॉल्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो मेजर्स द रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम दी फोसिल, रेडियो एक्टिविटी को तो नहीं भाई, रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट का सिंपल सा मतलब होता है तुम्हारी कंपनी कितना CO2 निकाल रही है, ठीक है, अपनी फैक्ट्री से। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बिकॉज यूज ऑफ सेल्स एंड बैटरीज से रिलेटेड भी चीज़ नहीं है, सिर्फ CO2 से रिलेटेड है ये, हालांकि निकलता है बैटरी से ही है, बैटरी जब बनती है, बैटरी जब डिस्पोज ऑफ करोगे तो वो सब चीज़ करोगे तो CO2 निकलेगा, लेकिन ये कार्बन फुटप्रिंट का मीनिंग पूछना चाह रहा है आई थिंक, ठीक है। तो ये मेरे को बी 10% लग रहा है, अपन आगे का बढ़ते हैं, ठीक है। टोटल सेट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, सिंपल, इसका जो अपन मीनिंग निकलेगा 100% वो ही निकलेगा भाई, भाई तुम टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन वाई ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ग्रीन हाउस एमिशन मतलब कि तुम CO2 कितना निकाल रहे हो, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है CO2 तुम कितना निकाल रहे हो, तो टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन मतलब CO2 तुम ऑर्गेनाइजेशन कितना निकाल ली या फिर इंडिविजुअल कितना निकाल ली, तो मेरा आंसर 100% सी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना अभी, तो तुम ये चौथा वाला भी पढ़ो कि अमाउंट ऑफ कार्बन कॉन्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है, हमारा आंसर सी है, ठीक है। और जो 10% लग रहा था उसको भी हटा दो अब।
ये भाई फिफ्थ वाला, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR इज अ स्ट्रेटेजी अंडरटेकन बाय द कंपनीज टू नॉट जस्ट ग्रो प्रॉफिट। CSR का मतलब क्या, एक स्ट्रेटेजी होती है अंडरटेकन बाय द कंपनीज टू नॉट जस्ट टू ग्रो प्रॉफिट बट ऑल्सो टू टेक एन एक्टिव एंड पॉजिटिव सोशल रोल इन द वर्ल्ड अराउंड देम। स्टेटमेंट क्या दिखा हुआ है, रुको, यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट फॉर दिस। अब क्या दे रखा हुआ है, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग CSR इनिशिएटिव आर करेक्ट। ये नीचे पता पड़ेगा तुमको क्या पूछ रहा है ये बला इंसान। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग CSR इनिशिएटिव आर करेक्ट, मतलब ये जो ऊपर की ये जो लाइन लिखी हुई है इसको भी हटा दो, इसको भी मत पढ़ो, इसको भी मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, ये नीचे की लाइन पढ़ो कि ये जो ऊपर 1 2 3 दे रखा हुआ है वो पूछना चाह रहा है कौन सी CSR एक्टिविटी होती है, कौन सी CSR एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, मतलब यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर दिया, CSR के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एडल्ट लिटरेसी भाई बूढ़े लोगों को पढ़ाने का काम है तो ये CSR के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्बन में अपने को डेवलप करना है, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। स्किल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, हाँ जी ये CSR में आ जाएगा, तीनों पॉइंट CSR में आएंगे। तो ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमारा आंसर डी हो जाएगा, है ना जी। तो ये अपने हो चुके हैं केस स्टडी सारे के सारे। 8th वाला केस स्टडी इतना बड़ा दे रखा था, अब तुमको पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्टली आंसर अपने को मिल गया। कभी तुम एक बार देख लो कि कभी आया केस स्टडी 8 जो अपना लिखा हो कभी आया तो डायरेक्टली आंसर पर जाना है। ठीक है, एक बार देख सकते हो भैया, तुम एक बार रीड करना, रीड कर लो ऊपर नीचे से 2-3 लाइन, अगर एक बार पढ़ लो कि कभी पेपर में आया तो तुमको समझ जाना कि ये वाली केस स्टडी है, डायरेक्ट आंसर पर जाना है अपने। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब ये केस स्टडी वगैरह करो आंसर पहले चेक कर लेना। अभी देखो इस वाले का अपन पूरा टाइम बचा लिया, कितनी बड़ी केस स्टडी थी भाई लोग, कितनी बड़ी थी, देखो कहाँ गया ये रहा, कितनी बड़ी, पूरी 1 पेज की केस स्टडी थी, पूरी 1 पेज की है। अब कितना 5 मिनट लग जाता तुमको फालतू का केस स्टडी को पढ़ने में, उससे बेटर है तुम आंसर पे जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। चलो भाई ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या मुझको व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। अपने दिल में चीज़ें मत रखा करो भाई, टीचर हूँ तुम्हारा, सही गाइडेंस दूंगा तुम्हें, कोई भी प्रॉब्लम रहता है बताओ मेरे को, सिंपल खुलेआम बताओ, कॉल करके बताओ, है ना। क्योंकि तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो मैं गुजर के छोड़ दिया मैंने, मेरे को भी पता है कि क्या स्थिति तुम्हारी होती है, किस तरीके से तुम पढ़ाई करते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं लास्ट टाइम पे पढ़ाई करते हैं, है ना जी, तो सब मुझको पता है भाई। तो प्लीज़ अगर कुछ भी प्रॉब्लम और कुछ भी हेल्प लगता है हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, फोड़ देना एग्जामिनेशन भाई लोग, निकालना है तो निकालना है ना, फोड़ के आना पेपर को। चलो बाय बाय, टेक केयर।